अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आपको खुशामदीद कहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपने अपने दिन का आगाज़ कर लिया है। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और ये है सुबह से आगे। ये सुबह से आगे, मैंने कहा मैं हूँ सुबह से आगे। मैं हूँ इमरान हसन। वेलकम बैक वंस अगेन एंड हैव अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई बिलीव यू हैड इट, क्योंकि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अब ज़बरदस्त मौसम की एक और खूबी ये भी है कि एक तो आप इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने लिहाफों से निकलने को दिल नहीं करता। ज़बरदस्त मौसम के ऊपर मुझे एतराज़ है। ज़बरदस्त मौसम के ऊपर एतराज़ है, मुझे एतराज़ है क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है और इस हद तक ज्यादा है कि आज हमारी हेडलाइन बन गई है ठंड। हमने कहा कि अल्लाह सुबह हम आपको घुमाते हैं जरा पूरे पाकिस्तान में और ठंड की सूरत हाल बताते हैं, लेकिन उससे पहले एक विश, अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे, आपकी जिंदगी के अच्छे दिनों में शुमार हो। और आगे बढ़ते हुए अब उस कड़ाके की सर्दी का जिक्र जिससे आयशा साहिबा परेशान है। कई शहरों में जो दर्जा हरारत है वो नुक्ता इंजमात से नीचे है। कई शहरों में लेह में इस वक्त दर्जा हरारत है वो -10 है। ओह माय गॉड। स्कर्दू और अस्तौर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पर -6 और गिलगित और हुंजा में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान का जिक्र हम कैसे भूल सकते हैं, और वहाँ पर दर्जा हरारत जो है स्पेशली कलात की बात करें तो वहाँ पे -6 और कोयटा का -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 0 हो चुका है जनाब, इसीलिए इतनी और कुछ इलाकों में आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग, कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो माइनस फील हो रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है। पेशावर, लाहौर, सब जगहों की हमने बात करनी है, लेकिन कुछ जगहों से हम जरा नुमाइंदगान से बात कर लेते हैं, क्विकली अपडेट ले लेते हैं अलसुब, ताकि आपको अंदाजा हो। सबसे पहले ओब्वियसली मदर ऑफ ऑल सिटीज कराची की बात कर लेते हैं। कराची से हमें आरिफ मेहदी ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं रियल टाइम क्या है कराची में, क्या टेम्परेचर है, कैसी सर्दी। आरिफ कैसी सर्दी है कराची में? हो गई है सर्दी जी, कराची में भी सर्दी की एंट्री हो गई है। सर्द हवाएं जो है वो इस वक्त भी चल रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि रात के औकात में दर्जा हरारत कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात का मज़ीद ये कहना है कि सर्दी का ये सिलसिला जो इस वक्त चल रहा है 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा जो रिकॉर्ड किया जा रहा है कम से कम, ये इस हफ्ते जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा, जिसके बाद जो है वो मौसम तब्दील होने के इम्कान जो है वो मौजूद है। 11 डिग्री सेंटीग्रेड कराची के अंदर है, अभी भी बहुत दूर है। वो कहते हैं ना दिल्ली दूर है, अभी यहाँ पे देखें भाई 0 तक पहुँच गया, माइनस तक पहुँच गया। तो कराची वाले जो है ना उनको थोड़ा सा शायद और इंतजार करना पड़ेगा। कोयटा का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी मनफी के अंदर ही चल रहा है, ये तो हम कन्फर्म कह सकते हैं। वहाँ पर क्या सिचुएशन है, हमारे नुमाइंदे इस्मत जो हैं वो हमें बताएंगे। इस्मत बताइएगा, मैंने तो सुना है वहाँ पर बर्फबारी भी शुरू हो गई है, सर्दी की शिद्दत बहुत बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान में मगरबी हवाएं दाखिल होने के बाद जो है बलूचिस्तान के ख़ासकर शुमाली इलाकों में जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है। हाल ही में बारिशों के बाद जो है बलूचिस्तान के जो जुनूबी इलाके हैं वहाँ पर भी जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफ़ा हुआ है। आज अगर हम कोयटा की बात करें तो कोयटा में जो है -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज बलूचिस्तान का सबसे सरतरीन इलाका जो है -7 के साथ जो है कलात को रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में जो है मगरबी हवाएँ दाखिल होने के बाद से जो है बलूचिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं जिनमें जो है मस्तंग शामिल है, इसी तरह कलात शामिल है, मुंगचर शामिल है, गुजदार शामिल है, इसी तरह मच शामिल है, इन इलाकों में भी जो है सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की शुमाली, बालाई और मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में जो है मजीद ठीक है इसमत, थैंक यू वेरी मच फॉर अपडेटिंग अस। सोहेल हमारा वेट करे, लेकिन इससे पहले कि सोहेल की जानिब जाएं आपको बताना जरूरी है सोहेल हैं कहाँ पे, एबटाबाद में है। यहाँ पे जो सियाती मकामात हैं यख बस्ता हवाएं चल रही हैं, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की मांग में इजाफा हो गया है, चूँकि गैस नहीं आती ना बहुत से इलाकों में। अब सोहेल से पूछ लेते हैं कि मजीद इस पर क्या है उनके पास। सोहेल अब्बासी, क्या है आपके पास ताज़ा तरीन? जी बिल्कुल, अगर एबटाबाद के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त इंतहाई सुहाना मौसम है, धूप निकली हुई है और बादल इस वक्त नज़र नहीं आ रहे। अगर पिछले दिनों बर्फबारी की बात की जाए तो वादी गलियात में जो हल्की बर्फबारी हुई थी उसके बाद यकबस्ता हवाओं का जो सिलसिला है वो चल पड़ा था। शाम के बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में इंतहाई इजाफा हो जाता था, मगर इस वक्त बड़ा खूबसूरत और प्यारा मौसम है एबटाबाद का। जो एबटाबाद के सियाती मकामात हैं, नत्या गली, छिंडियानी, अयूबिया, छांगला गली, डूंगा गली, वो सर्दी की शिद्दत की लपेट में हैं और वहाँ पर जो ईंधन के तौर पर लकड़ी इस्तेमाल की जाती है उसकी मांग में भी इजाफा हो चुका है। और अगर एबटाबाद शहर की बात की जाए तो इस वक्त एबटाबाद का मौसम इंतहाई शानदार है।
جی انتہائی شاندار لگ رہا ہے سہیل کو ایبٹ کا موسم، لیکن گلیات میں سچویشن یہ ہے کہ برف باری تھم چکی ہے، لیکن یخبستہ ہوائیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر درجہ حرارت 0 وہاں پر ریکارڈ کیا گیا. سیاح جو ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں. نتھیا گلی، چھانگلا گلی، ڈونگا گلی، ان کی سیر کرنے میں مصروف ہے سیاح یہاں پہ. تو ضیاء احمد عباسی سے مزید جان لیتے ہیں کہ وہ کیا بتائیں گے ہمیں وہاں کے موسم کے بارے میں. جی ضیاء. جی بالکل، گزشتہ دنوں ہونے والی برف باری کا سلسلہ تو تھم چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ یخبستہ ہواؤں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور درجہ حرارت منفی تک پہنچ چکا ہے. آج صبح سے مجموعی طور پر موسم ابرآلود ہے اور صبح سے سورج اور بادلوں کی آنکھ میں چولی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہی سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے برف باری کی خبر سنتے ہی گلیات کے مختلف علاقوں کا رخ کر لیا ہے، جن میں نتھیا گلی، ڈونگا گلی، چھانگلا گلی، کھرا گلی موجود ہیں، جو حسین اور دلکش مناظر کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے کھانے، ناشتے، پراٹھوں، آملیٹ، چائے، کافی اور باربیکیو سے بھی بھرپور طریقے سے لطف اندوز ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور ساتھ حسین مناظر کی سیلفیاں بھی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مقامی لوگ سردی کی شدت کی وجہ سے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں اور گرم ملبوسات زیب تن کرنے شروع کر دی ہے. بات تو ہم نے ضیاء 4 نمائندگان سے آپ سمیت کی ہے، لیکن سردی ہمیں محسوس آپ کی آواز میں ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ فار اپڈیٹنگ اس. بہت شکریہ فار بینگ ود اس. ہمارے 4 نمائندگان عارف، عصمت، سہیل، ضیاء ہمیں آگاہ کر رہے تھے مختلف شہروں سے. آئی ہوپ ایک پکچر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. باقی شہروں کے حوالے سے بھی اگر کچھ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو آپ کو آگاہ کریں گے. یہ بات تھی کچھ درجہ حرارت کی. اب بات کرتے ہیں درجہ شرارت کی، سیاست میں جو کبھی کبھی آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد صورتحال خراب ہو جاتی ہے. کبھی احتجاج، کبھی دھرنے، کبھی ونس اگین پولیٹیکل نیگوسیشنز. اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے تحریک انصاف کے حوالے سے وہ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پولیٹیکلی کہ کچھ مذاکرات کا سا منظر دکھائی دیتا ہے. اور میں نے جب الصبح یہ خبر سنی مجھے بڑا ہی اچھا لگا کہ ایک دفعہ پھر اگر سیاستدان مل بیٹھیں، کوئی بات چیت کریں، مذاکرات کریں. سیاست اسی چیز کا نام ہے اور ملک آگے بڑھے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے. لیکن مختلف خبریں آ رہی ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی نے تو کمیٹی تشکیل دے دی ہے اور یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ رابطے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی باقاعدہ طور پر مذاکرات جو ہیں نا ان کا آغاز نہیں ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف اور پی ٹی آئی رہنما اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کے گھر پہنچے تھے. ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا تھا، اس پر تعزیت کے لیے فاتح خوانی کرنے کے لیے. اچھا، وہاں پر غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، یہ ابھی تک پتہ چلا ہے، باقاعدہ مذاکرات نہیں ہوئے. سلسلہ ایسی شروع ہے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اسپیکر کی خواہش ہے، اس خواہش پر تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کا پارلیمنٹ کی سطح پر مذاکرات شروع کرنے کا ایڈیا سامنے آ رہا ہے. ترجمان قومی اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور اسد قیصر کی ملاقات نہیں ہوئی. اسد قیصر دوسرے ڈرائنگ روم میں تھے. اسد قیصر کی بھی ملاقات کی تردید سامنے آ رہی ہے. عطا طارہ نے کہا کہ جو باضابطہ مذاکرات ہیں وہ شروع نہیں ہوئے. غیر رسمی ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ مذاکرات اچھی بات ہے، مگر بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون دے گا؟ وہ کہتے ہیں وہ پھر جان دینے گلنا دو، وہ رنگ بدل جاتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا خواجہ آصف صاحب کا. آپ نے انہی کے سٹائل میں بولا ویسے. ہاں وہی نا، کبھی جنرل باجوہ، کبھی جنرل فیض، تو وہ اس کانٹیکس میں ابھی تھوڑا سا ڈرے ہوئے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی کچھ خاص ہمارا اچھا تجربہ نہیں رہا. باتیں ہم نے ان کی مانی ہے، پیچھے ہٹ گئے. جو بیرسٹر گوہر ہیں، چیئرمین انصاف ہیں موجودہ، انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے؟ ہمارے پروگرام میں تھے، ذرا سنیے انہوں نے کیا کہا. مذاکرات کی آفر اور مذاکرات کا کہنا کوئی ابھی نہیں ہے کہ ہم نے فرسٹ ٹائم کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کی ہے، بلکہ اس سے بہت پہلے، کوئی 4-5 مہینے پہلے خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور اس وقت علی امین صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا اور شبلی فراز صاحب کے نام دیے تھے. اور جو یہ بات چلتی رہی، ہم تو انتظار کرتے رہے کہ ہونا چاہیے، ایک پیش رفت ہونی چاہیے. پولیٹیکل مسائل کا ہمیشہ سے ایک پولیٹیکل حل ڈھونڈنا ہوتا ہے، اور اگر آپ پولیٹیکل حل ڈھونڈتے ہیں تو ان پہ سب کی خیر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے. بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے یہ بولا کہ 5 سے 6 مہینے سے پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی تو ریڈی تھے کہ بھائی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اچھا، فیصل واڈا صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے مختلف بیانات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. ایک اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے، کیا کہنا تھا ان کا ذرا وہ سن لیتے ہیں. ابھی آپ کے متعلق سوال ہوا ہے سر، میرے بھائی کو مشکل میں نہ ڈالا کہ اچھا انسان ہے. ہاں، فیصل واڈا صاحب اپنے بیانات اور اپنے تعلقات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ون آف دا موسٹ سینئر پولیٹیشینز سینیٹر نیر بخاری صاحب موجود ہیں. چیئرمین سینٹ بھی رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ملک کی سیاسی صورتحال کو بڑا بخوبی سمجھتے ہیں معاملات کو. تو ان سے ذرا رائے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کی پارٹی ان پرٹیکولر اور گورنمنٹ سے اوبیسلی چونکہ ان کا ایک تعلق ہے، ورکنگ ریلیشن ہے، تو کیا معاملات چل رہے ہیں. فرسٹ آف آل بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ اور صبح بخیر آپ کو، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ایک تو یہ جو مذاکرات کی خبریں آ رہی ہیں، سب سے پہلے پیپلز پارٹی یا آپ کے پاس ان پرسن کوئی اطلاعات ہیں کیا تحریک انصاف اور حکومت، جس کا ظاہری بات ہے انتظامی سطح پہ آپ بھی حصہ ہیں، کوئی بات بڑھنے جا رہی ہے، ایسا ہونے جا رہا ہے؟ شکریہ. گزارش ہے کہ
अभी आपने वो स्टेटमेंट सुनाई बैरिस्टर गौर की, तो मैं तो समझता हूँ कि एक सेन एटीट्यूड अडॉप्ट किया कि वो गुफ्त शनीद करना चाहते हैं, डायलॉग पे बिलीव करते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि डायलॉग के लिए अगर प्री कंडीशंस हों तो फिर डायलॉग नहीं होते, तो डायलॉग अनकंडीशनली स्टार्ट होते हैं और फिर ड्यूरिंग डायलॉग जो इश्यूज़ होते हैं, जो इनके जहन में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो हमारे जहन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर वो वहाँ पे डायलॉग के दौरान ही उनको तय किया जा सकता है। अगर आप डायलॉग से आगाज़ से कबल ही कंडीशन लगा दें ये काम करें तो फिर डायलॉग होगा, तो फिर वो बड़ा बेमकसद हो जाता है और फिर डायलॉग होते भी नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए एक बात तो ये। सेकेंडली मैं समझता हूँ कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि जो माजी है इनकी जमात का, इनकी क़यादत का, वो कोई ज़्यादा शानदार नज़र इसलिए नहीं आता कि एक कमिटमेंट करके तो फिर वो उस कमिटमेंट से वो फिर जाते हैं, फिर वो रिट्रीट कर जाते हैं, वो विड्रॉ कर लेते हैं। ये इनका कंडक्ट रहा। मसलन पहले भी इन्होंने चकजई साहब से कहा, फिर कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की, फिर जब ये वापस गए तो फिर इनके बानी ने कहा नहीं जी मुझे एक्सेप्ट नहीं। मसलन मैं आपको बता दूं कि 2023 में जब डायलॉग हो रहा था इलेक्शंस पे, तो ये इलेक्शंस पे तय हो गया था कि जो कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की, जो गवर्नमेंट की कमेटी के साथ आके बैठी, कि ऑलमोस्ट ये कि हम जुलाई में असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर देते हैं, और जिसमें ये परवेज़ खट्टक और असद उमर वगैरह थे, लेकिन अल्टीमेटली वो जब इमरान खान के पास गए, बानी के पास गए, तो उसे कहा नो, तो फिर इसलिए फिर इंतखाबात भी डिले हुए। अब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, इसके लिए बाय कंडक्ट इनको इस्टेब्लिश करना है। सही कह रहे हैं आप। और कि जो ये बात करेंगे, ये कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट के करेंगे जी, नईर बुखारी साहब, इन्हीं खदशात का इजहार ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया था, जिनका आप इजहार कर रहे हैं। अब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? आपकी क्या राय होगी अगर आपसे ओपिनियन मांगी जाए कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इन दो बड़ी पार्टीज़ के दरमियान या हुकूमत और PTI के दरमियान, इसको ख़त्म करने के लिए किसी को दरमियान में आना पड़ेगा या बातचीत के ज़रिए इसका कोई हल निकल सकता है? पहली बात तो ये है कि इट इज़ बिटवीन बानी, PTI और ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, ये पहले आपस में तो तय कर लें कि वो बानी कितना एतमाद इन पे करते हैं और ये कितना इख्तियार लेके उनके पास से आते हैं। डायलॉग तो तब शुरू होंगे। फिर मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट एक ऐसा फोरम है जिस फोरम पे बात हो सकती है। स्पीकर ऑफिस जो है, मैं समझता हूँ कि बड़ा मौजू है, और एटलीस्ट इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया। पहले तो ये कहते थे कि ये पार्लियामेंट ही जो है ये जैली है, पार्लियामेंट में बैठे हुए भी थे और कहते थे ये जैली है, ये कहते थे कि इनके ये गवर्नमेंट जैली है, इनके पास इख्तियार नहीं है। तो फिर जब आप ये रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर आप जैली गवर्नमेंट से क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं? फिर आप स्पीकर के ऑफिस में क्यों गए, या क्यों उनसे वापस रखना चाहते हैं जिस स्पीकर को आप मानते नहीं हैं और जिस असेंबली को आप मानते नहीं हैं? मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में जो ज़्यादा मोतबर अदारा है होता है, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का इदारा होता है, और वो पार्लियामान। अच्छा बुखारी साहब, उस पार्लियामान में बैठ के इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए। अच्छा बुखारी साहब, एक बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि हुकूमत कम से कम ये तो माने कि एहतजाज के ऊपर गोली चलाई गई, अगर हलाकतों के नंबर के ऊपर इख्तलाफ है भी, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हुकूमत को मुआवजे देने चाहिए उन लोगों को जो कि इसके अंदर जिनकी हलाकत हुई है, जो मुतासिर हुए हैं। आपकी एजुटेशनल पॉलिटिक्स के अंदर पीपल्स पार्टी का बड़ा रिकॉर्ड है, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिक्स एजुटेशनल रही है, एहतजाजी सियासत, और आप लोगों ने बड़ी सज़ाएं भी भुगती हैं, मुश्किल वक्त भी देखा है। इस सूरत हाल को देखते हुए एक तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को ये रवैया दिखाना चाहिए, और क्या आप उस रिस्पॉन्स से मुतमईन है जो हुकूमत ने दिया था 26 नवंबर को भी और अब भी दे रही है इस वाक़े के ऊपर, जब तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारा वर्कर गायब है, हम जख्मी हैं, कम से कम मरहम तो रखें? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब आप एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं, जब वो कहते हैं जब व्हेन यू आर एट वेरियंस विद ईच अदर, ऑब्वियसली एक अमल करता है तो उसका रद्द अमल आता है। इनका अमल था, उसका रद्द अमल आ गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बातें बैरिस्टर गौर कर रहे हैं, ये बातें उनको उस कमेटी के साथ बैठें जो कमेटी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करे या स्पीकर कॉन्स्टिट्यूट करे, ये उस टेबल पे बैठ के बात करें ना। ये अपने मौक़िफ़ की पहले ही उसकी तशहीर शुरू कर देते हैं। आपने बात करनी है तो ये सारी बातें आप उस टेबल पे बैठ के करें। अच्छा, आप फिर उसका सोल्यूशन वहां बैठ के निकालें। मौजूदा आप सोल्यूशन पहले मांगते हैं,
डायलॉग करने से पहले आप सोल्यूशन मांग रहे हैं। ठीक है, वज़ीर साहब मौजूदा हुकूमत के हवाले से सोल्यूशन तो आप पहले मांग रहे हैं ना। एक तासुर ये भी तो मौजूद है ना कि एस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन गवर्नमेंट है, उसके अलावा कुछ करते नहीं है। जहां आपको कुछ यानी कि इस गवर्नमेंट को कुछ कहा जाता है तो उसके बाद चीज़ें होती हैं। तो इसलिए खान साहब भी और तहरीक इंसाफ भी कहते हैं ये कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है फैसला करने का, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन है, हम इनसे क्या बात करें। तो अब क्या आपको लगता है कि वो आपके यानी कि गवर्नमेंट के इस मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं कि नहीं एस्टेब्लिशमेंट ड्रिवन नहीं है और इख्तियारात आप ही के पास हैं, इस बात की तायद है अगर वो मुज़ाकरात की तरफ आते हैं? इट्स वेरी ऑब्वियस कि कल तक जो बात करते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं, आज उन्होंने रियलाइज तो कर लिया कि पार्लियामेंट ही एक फोरम है। जो कल की तकरीर है उनके चेयरमैन की पार्लियामेंट में, इससे तो यही आया है ना कि पार्लियामेंट के फोरम को एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने और पार्लियामेंट के फोरम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो फिर इन्होंने तो फिर नेगेट कर दिया ना अर्लियर स्टांस को, जो एस्टेब्लिशमेंट का जो बात करते थे। अब उन्होंने रियलाइज कर लिया, इसका एहसास हो गया, रियलाइज़ कर लिया कि पार्लियामेंट्री फोरम है जहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस किया जाना चाहिए और जो इश्यूज़ मुल्क को दरपेश है या कौम को दरपेश है उनको रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ही बेस्ट फोरम है। सही। अच्छा नईर बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती है ये मुज़ाकरात के मामलात जो हैं, क्योंकि हम जानते हैं आसिफ जरदारी साहब मुफाहमत का बादशाह उनको कहा जाता है, मुफाहमत की सियासत भी आप लोग करते रहे हैं, तो इसके सारे मामले के अंदर कोई मुफाहमत की राह निकाल सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले करके? दो बातें, एक तो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है उसमें ये स्पीकर पे डिपेंड करता है कि उस कमेटी में किस किस जमात की नुमाइंदगी होगी। पहली बात तो ये है कि स्पीकर हैज़ टू टेक अ डिसीजन, अगर कोई कमेटी तो वो उन्होंने करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा कि इश्यूज़ को उसको रिजॉल्व करने का तरीका डायलॉग है और मेरी क़यादत ने जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि आओ मिल बैठ के बात करें और इस जो मुल्क को मसाइल दरपेश है उनका हल निकालें। तो हम तो हमेशा डायलॉग पे बिलीव करते हैं, हमारा माजी इस बात का गवाह है। हमने 77 में डायलॉग किए, हमने 83 में डायलॉग किए, हमने बाद में भी डायलॉग किए और अभी भी हम सजेस्ट करते हैं कि डायलॉग करो। हम देखें बड़े वो डैगर ड्रॉन थे एन के साथ, लेकिन 2006 में बजरिया डायलॉग मोहतरमा शहीद ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया और मियां नवाज शरीफ ने साइन किया। तो पीपल्स पार्टी की तो क़यादत और उसकी लीडरशिप डायलॉग पे बिलीव करते हैं हम समझते हैं डायलॉग एक जरिया है जिससे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ ये भी है कि अब ये जितनी भी सूरत हाल बन रही है इसके अंदर एक तरफ तो हम तहरीक इंसाफ, जाहिर बात है कुछ गिव एंड टेक होता है ना मुज़ाकरात के अंदर। तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा है कि उनके जो चेयरमैन है, बानी चेयरमैन, उनको रिहा किया जाए और हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है। इस पोजीशन में हो सकती है अगर बीच में मामला 9 मई का ना हो। 9 मई का जब मामला आ रहा है तो हुकूमत अकेली स्टेक होल्डर नहीं है, ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है जिसकी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और उनका कहना है कि हम इसके ऊपर, ये हमारी रेड लाइन है। तो फिर हुकूमत के पास क्या है देने के लिए तहरीक इंसाफ को अगर ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़े, या क्या हो सकता है फिर इसमें नेगोशिएशन के लिए? अमोद क्या दे सकती है, इसका जवाब तो हुकूमत देगी। पहली बात तो मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट नहीं करता और ना उनके ब्याह पे मैं कोई बात कर सकता हूँ, पहली बात तो ये। सेकेंडली आप देखें कि ये बड़ा पीटते रहे एनआरओ ये एनआरओ लेके आए हैं, एनआरओ के पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने वर्दी उतरवाई, फिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ जिस प्रोसेस के ज़रिए दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ तो इंतखाबात हुए, एक सिविलियन गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये बातें जो रिहाई की बातें करते हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये बातें अगर कर ली हैं तो मैंने पहले कहा कि ये उसकी गुफ्तो शनीद की मेज़ पे बैठ के करें ना, वहाँ पे कन्विंस करें, वहाँ से रास्ता निकालें, वहाँ से रिस्पॉन्ड क्या आता है। ये पहले मुतालबात करें, उसको छोड़ दे, फिर मुज़ाकरात किस बात के? ठीक है, आप कह रहे हैं कि अमल मुज़ाकरात किस बात के हों? हाँ, एक अमल शुरू हो और फिर उसके बाद उस पर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। क्विकली सर, आपके जो गिले हैं हुकूमत से, एक तरफ आप कह देते हैं बड़ी आसानी से कि हम तो हिस्सा नहीं है हुकूमत का, उनके ब्याह पे बात नहीं करते, और ये आपको पता है, हम सबको पता है
कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ ना हो तो हुकूमत का वजूद बरकरार नहीं रहता है एज पर द नंबर्स, जैसे नंबर्स हमें पार्लियामेंट के अंदर चाहिए। तो फिर क्या इतना इजीली आप पुल आउट कर सकते हैं? और ये जो गिले शिकवे आपके आजकल चल रहे हैं, ऑफ एंड ऑन हम सुनते रहते हैं हुकूमत के साथ, आपके गवर्नर्स भी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, फिर दूसरी जाने मौलाना फजलुर रहमान भी नाला है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन पर्टिकुलर आपके हवाले से, पीपल्स पार्टी के हवाले से मामलात अभी वैसे ही हैं या आप कुछ सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि बहरहाल इंतजामी सपोर्ट तो हुकूमत की आपको है, उसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती पीपल्स पार्टी के बगैर। बिलाशुबा हमारी सपोर्ट के बगैर एक दिन ये गवर्नमेंट नहीं रह सकती, इसमें तो कोई शक नहीं। और लेकिन हमने इस मुल्क में सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी पे बिलीव करती है पीपल्स पार्टी, क्योंकि हमने माजी में देखा कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स रही तो फिर इंटरप्शन आ जाती रही, फिर कितना कितना अरसा गैर जमहूरी हुकूमतें कायम रहीं। तो पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है इसका तसलसल जारी रहे, तो जितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इंतखाबात होंगे, चीज़ें रिफाइन होंगी, चीज़ों में रिफॉर्म्स आएंगी, हम तो इस पे बिलीव करते हैं। और इसी की बुनियाद पे हमने इनको सपोर्ट किया और हमने इंश्योर किया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको मेजॉरिटी चाहिए नेशनल असेंबली में वो हम आपको देंगे। हम अभी भी समझते हैं कि इस नेशनल असेंबली को अपने 5 साल पूरे करने चाहिए। हाँ, जहाँ हमारा एग्रीमेंट है, जहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, वो हमारा मुतालबा नून से है, वो अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करें। आप सिर्फ कौमी असेंबली को समझते हैं 5 साल पूरे करने चाहिए या मौजूदा वजीर आजम को भी 5 साल पूरे करने चाहिए? नहीं, वो बात तो ये मौजूदा वज़ीर आज़म की बात, वो जिस वज़ीर आज़म के पास मेजॉरिटी 172 की होगी वो वज़ीर आज़म रहेगा। ठीक। अब डिपेंड करता है मौजूदा वज़ीर आज़म पे कि वो 172 की मेजॉरिटी अपने पास रखते हैं कि नहीं रखते हैं, या किसी और के पास आ सकती है। ठीक है, ठीक है। सैयद नैयर बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपने अहम सियासी मामलात पे अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी दिया और आपकी अपनी क्या राय है सियासी तौर पर, उस हवाले से भी हमसे बात की। बिल्कुल, मुज़ाकरात की बात हो रही है और इन चीज़ों के ऊपर ना आवाम जज भी करती है। एक और मामले के ऊपर आवाम जज करती है, वो बड़ी अहम है जो बुखारी साहब एंड पे कर रहे थे कि जिसके पास 172 होंगे, अभी उनके पास हैं, कल किसी और के पास हों तो वो भी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन आवाम की राय जो है ना वो बदलती हुई नजर आ रही है पाकिस्तानी मईशत के बारे में। उम्मीदें जो हैं वो दुगनी होनी शुरू हो गई हैं कि जो मईशत है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। मल्टीनेशनल कंपनी मार्केट रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म है इप्सॉस, उसने अपने कंज्यूमर्स जो है उसके बारे में दावा किया है, एक सर्वे किया है कि तीसरी सरमाई के मुकाबले में चौथी सरमाई में पाकिस्तान की समत जो है वो बेहतर हो गई है और उम्मीदें जो हैं लोगों की वो भी बहुत बेहतर हो गई 3 साल के मुकाबले में। अफसोस एक तो ऑफ एंड ऑन एक बड़ी क्रेडिबल एजेंसी है, ऑफ एंड ऑन सर्विस इनके आते रहते हैं। जो रवां साल इक्तिसादी अंदेशे हैं इसके हवाले से उन्होंने कहा जी काबिल जिक्र कमी आई है और महंगाई 16% की कमी के साथ 3.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है, ये उनका कहना है। अब मजीद इस पे क्या बात हो सकती है, मजीद इस पे क्या डेवलपमेंट है, हमने इसी पे बात करनी है, इसके ऊपर भी बात करनी है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि इंडिकेटर्स तो हमें अच्छे नजर आते हैं, लेकिन आवाम क्या सोच रही है? आवाम तो कहती है महंगाई, लेकिन ये सर्वे कह रहा है कि आवाम भी सोच रही है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स सिचुएशन वुड बी मोर बेटर, हालात ज्यादा अल्लाह करे, हमारी तो यही दुआ है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीईओ इप्सॉस पाकिस्तान अब्दुल सत्तार बाबर, उनसे बात करते हैं इस बारे में, इस सर्वे के बारे में। अब्दुल सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहूँगी एंड थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छी उम्मीदें हमें नज़र आ रही हैं इस सर्वे से, ज़रा थोड़ा सा बताइए इस सर्वे के बारे में, कितने लोग इसमें शामिल थे, क्या सवाल उनसे किए गए और रिस्पॉन्स कैसा था उनका? बहुत शुक्रिया शो में लेने के लिए जी। ये सर्वे हम 2018 से ऑनवर्ड जो है हर क्वार्टर के लिए करते हैं और ये ग्लोबल एक मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर 4 मुख्तलिफ डायमेंशंस पे हम सवालात पूछते हैं, जिसमें मईशत के बारे में उनकी इस वक्त राय क्या है और मुल्क की डायरेक्शन के बारे में क्या राय है आवाम की, और इसी तरह हम लोगों से जो है उनकी जॉब के रोज़गार के बारे में पूछते हैं, उसकी सिक्योरिटी के बारे में, उनकी एक्सपेक्टेशन जो है अगले आने वाले कुछ दिनों के बारे में क्या होंगी, सेविंग्स के बारे में उनकी राय क्या मौजूद है। इस तरह के हम मुख्तलिफ सवालात जो हैं कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया में हम इसको उनको पूछते हैं और उन सब को एक मजमूई तौर पर हम इंडेक्स का नाम देते हैं। तो ये एक कंसिस्टेंट मेथोडोलॉजी है, तो इसमें जो भी तब्दीली आती है इसके इंडेक्स के अंदर वो वाक़तन अवाम की जो परसेप्शंस हैं, अवाम की जो राय है उसका वो इजहार होती है। पाकिस्तान के अंदर हम ये सर्वे जो कर रहे होते हैं वो टेलीफोनिक होता है
اور اس کے اندر ایک رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے نمبرز وہ آٹومیٹکلی ڈائل ہوتے ہیں، اس میں کوئی ہیومن انٹرفیس نہیں ہوتا، اس لیے تاکہ اس کی رینڈمائزیشن جو ہے اس کو انشور کیا جا سکے۔ تو یہ تقریباً 1000 جو پاکستان کے جو بالغ افراد ہیں، خواتین ہیں پورے پاکستان میں، انکلوڈنگ جی بی، آزاد کشمیر، بلتستان، وہ ان سب کو ہم جو ہے وہ اس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ عبدالستار صاحب، اس کی وجوہات جو ہیں وہ کیا آپ کو نظر آتی ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا جو حکومت پالیسیز اب بنا رہی ہے یہ اس کی وجہ ہے کہ لوگ اچھی امیدوں کا اظہار کر رہے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ذرا ہم وضاحت میں کر دوں کہ اس میں تبدیلی مثبت ہے، لیکن جو اوورال نمبرز ہیں وہ کوئی بہت خوشگوار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ ذرا پہلے آپ ذرا ہمیں اس کا ایگزیکٹ ریزلٹ بتا دیں۔ آپ نے 1000 کا سیمپل تو بتایا، پرسنٹیج اینڈ دا ایگزیکٹ کوسچن، تاکہ پھر ہم اس کی فردر پروز اینڈ کونس پہ بات کر لیں۔ آپ جی میں بتاتا ہوں۔ مثلا ہمارا پہلا سوال یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے حالات درست سمت میں جا رہے ہیں یا غلط سمت میں جا رہے ہیں؟ تو اس کے اندر جو ہے 80% لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ لیکن یہی بات جو ہے جو کہ میں بتا رہا ہوں کہ 80% کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تعداد جو ہے اس کے اندر جو ٹرینڈ آیا وہ بہت بہتر آیا کہ تقریباً پچھلے کوارٹر کے اندر یہی تعداد جو ہے وہ 11% تھی، اب وہ 19% ہے۔ تو یہ ڈبل ہوئی ہے تعداد جو لوگ اس کو مثبت سمجھ رہے ہیں، اور یہ 36 ماہ کی پچھلے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سال کی یہ ہائیسٹ لیول پہ پہنچی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں سب اچھا کی رپورٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر مثبت تبدیلیوں کے اشاریے جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں۔ انفلیشن ابھی بھی لوگوں کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ ہاں، اس کو مسئلہ کہنے والوں کی تعداد کے اندر پچھلے سال کی نسبت 16% کمی ہوئی ہے۔ تو حالات جو ہیں وہ پاکستان کے اس کا تبدیلی جو ہے مثبت آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وی آر آؤٹ آف ووڈز، کہ ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، سو اٹس گریجویٹ۔ سو بیسیکلی ون لاسٹ کوسچن، واز اٹ جسٹ اباؤٹ اکنامک سچویشن یا اوور آل آپ کا سوال تھا؟ نہیں جی، اوورال سوالات ہیں اس کے بارے میں۔ زیادہ تر تو ہماری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ ایز اے کنزیومر، ایز اے معاشی طور پر ہے۔ مثلا لوگوں سے ہم نے جب پوچھا کہ اگلے 6 ماہ کے اندر حالات میں کیا آپ کے خیال میں بہتری آنے کے امکانات ہیں، تو اس کے اندر لوگوں کی جو آپٹیمزم ہے اس کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے، وہ ڈبل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس، تھینک یو فار یور انفارمیشن دیٹ یو ہیو گیون۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایڈوائزر ٹو فائنانس منسٹر خرم شہزاد صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ذرا اس پہ رائے لیتے ہیں، چونکہ اوور آل ٹرینڈ تو ہم نے دیکھا، عبدالستار نے ہمیں بتایا کہ ٹرینڈز کیا ہیں۔ خرم، کین یو ہیئر می؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ تھینک یو فار یور ٹائم، بہت شکریہ۔ ہمیں تو بڑا اچھا لگا یہ جان کے کہ یو آر ناؤ دی ایڈوائزر ٹو دی فائنانس منسٹر۔ آئی ہوپ کچھ اچھی ایڈوائزز آئیں آپ کی طرف سے دیٹ یو گیو اس آن میڈیا، اور کچھ اس سے بہتری آئے۔ کوئکلی ذرا یہ جو ٹرینڈ ہے اس کے اوپر ہم آپ کی رائے چاہتے ہیں۔ مجموعی طور پر ابھی بھی لوگ کچھ بہت زیادہ مطمئن نہیں ہیں، لیکن امید بہتری کی جانب ہے۔ نیکسٹ 6 months پیپل آر اینٹیسپیٹنگ کہ تھنگس کوڈ بی بیٹر۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کے لیے۔ دیکھیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چیلنجز ہیں اور جو ہے ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے، لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہمیشہ دیکھنی چاہیے، وہ ہے ٹرینڈ۔ یعنی کہ اگر جو پہلے ٹرینڈ نیگیٹو تھا، اگر وہ پازیٹیو ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے چینجز آنا شروع ہو گئی ہیں، بہتری آنا شروع ہوئی ہے، میکرو لیول پہ بہتری آنا شروع ہوئی ہے جو ٹرکل ڈاؤن کر کے ایک عام آدمی تک پہنچتی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں، ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں کہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یا جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں، وہ بیسکلی بہت جلد آتی ہیں اور جاتے ہوئے وقت لگتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، سروے جو ہے انڈیپینڈنٹ سرویز ہوتے ہیں، اس میں اگر لوگ اپنا ایک اوپینین دیتے ہیں اور اس میں ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، تو ایک یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں ڈائریکشن چینج ہوئی ہے اور اس میں بہتری کی طرف ہم گامزن ہوئے ہیں۔ اب یہ آہستہ آہستہ ہم نے جو ہے یہ کام دیکھنا ہوگا کس طرح سے جو ہے وہ ایک عام آدمی تک جو ہے اس کے ثمرات پہنچے اور پہنچنے چاہیے، کیونکہ ایکچولی تو ایک عام آدمی ہے جو ہماری جو ہے سب سے پورسٹ آف دا پور ہے، جس کو فائدہ ملنا چاہیے، کیونکہ
होता ये कि बिजनेसेस को, इंडस्ट्रीज को तो फायदे मिलते हैं, बट ज्यादातर यही बात होती है कि आम आदमी को कब फायदा मिलेगा। तो देखें, होता यही है कि स्टार्ट एटलीस्ट जो है वो मैक्रो लेवल पे हो और डायरेक्शन चेंज हो, सर्टेनिटी आए, आउटलुक जो है वो थोड़ी सा बेहतर हो। जब हम ये बात करते हैं कि महंगाई जो है वो आने वाले दिनों में मजीद कम हो जाएगी, तो हम ये क्या समझे, क्या हम रिलाई करते हैं रेमिटेंसेस के ऊपर कि वो बढ़ जाएंगी, या फिर हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, या फिर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है गैर मुल्की वो बढ़ जाएगी? किस चीज़ के ऊपर रिलाई करके हम ये बात करते हैं कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होने वाली है? देखिए, उसमें ना बेसिकली होता क्या है कि महंगाई के दो अंसर होते हैं, एक होता है डिमांड, एक होता है सप्लाई किसी भी चीज़ के, चाहे वो बेसिक अशिया खुर्दनोश की हो या कोई जो है वो एडवांस लेवल पे कोई चीज़ें हों, या फिर कोई चीज़ ऐसी हो जो कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हो, यानी कि आप अदर देन जो बेसिक अशिया होती हैं उसके अलावा जो स्पेंडिंग करते हैं वो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में आती है। तो उसमें अगर इजाफा होता है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी कमोडिटी की जो डिमांड है कमोडिटीज़ की वो इम्प्रूव होना शुरू हुई है, आपको इंडिकेशन नज़र आती है जिससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इकोनॉमी में किस तरह से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे 4-5 बड़ी कमोडिटीज हैं, उनके अंदर अगर ग्रोथ आना शुरू हो रही है दोबारा, तो वो रिफ्लेक्ट होता है इस चीज में कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होना शुरू हुई है या रिकवर होना शुरू हुई है एटलीस्ट। तो उसके अंदर आप देखें, सीमेंट की डिमांड इंप्रूव हुई है, फर्टिलाइजर की डिमांड इंप्रूव हुई है, ऑटो सेल्स बढ़ी हैं, उसके अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड इंप्रूव हुई है, पेट्रोलियम स्मगलिंग पे काबू पाया गया है, और जो स्मगल्ड प्रोडक्ट जो बेच रहे थे पेट्रोल पंप्स, वो कोई 200 प्लस पेट्रोल पंप्स बंद किए गए हैं। तो देखिए, उसकी वजह से होता क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन में देखें, हमें फंडामेंटल बातें करनी है, हमें स्ट्रक्चरल चीजें ठीक करनी है। ठीक है, सवारात तो आउटकम्स होते हैं। राइट, माय लास्ट क्वेश्चन, यू बीइंग द एडवाइजर, आपके जहन में ऐसे कौन से नुकात हैं जिस पे आप चाहेंगे कि आप फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री को एडवाइस करें? कुछ 2-3 नुकात वो भी बता दीजिए, और उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री इटसेल्फ क्या सोच रही है इस आउटलुक को लेकर के, वो अब किन इक़दाम की जानिब जाएगी जिसका फायदा डायरेक्टली अब आवाम तक पहुंचे माइक्रो लेवल के ऊपर? देखो सबसे अच्छी चीज ये है कि जो कर्जे हैं, कर्जों को अब आहिस्ता आहिस्ता मैनेज जो है उसकी बड़ी मैनेजमेंट बड़ी बेहतर होना शुरू हो गई। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, कल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और ऑक्शन किया, यानी कि मार्केट से पैसा रेस किया कर्जों की सूरत में, तो वो कर्जे जो है उनका रेट जो है 1% मजीद नीचे आ गया, और अब टर्म्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास ये सलाहियत आ गई है कि वो अपने टर्म्स के हिसाब से अब कर्जे ले रहा है अपने रेट पे, अपने इंटरेस्ट रेट पे, अपने सूद पे, और उसके साथ साथ जो पिछले कर्जे थे वो भी उसने कम किए हैं। आप देखें, जो कर्जों का बोझ जीडीपी के हिसाब से होता है वो कम हो गया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कर्जे पहले बेहतर किए जाए, कम किए जाए। देखें, इस मुल्क पे कर्जे बहुत ज्यादा हैं, उनको हमने मैनेज करना है, नंबर 1। सेकेंडली, एनर्जी को जो है वो बेहतर करना है। एनर्जी बेहतर होगी तो बिजनेसेस के लिए एनर्जी अवेलेबल होगी, सस्ती एनर्जी होगी, रिलायबल एनर्जी होगी जिसपे इकोनॉमी चलती है। तीसरी चीज जो है वो टैक्सेस का बोझ जो है कोशिश ये करनी है कि जो फॉर्मल सेक्टर है, जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, चाहे सैलरी क्लास हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी हो, इन पे मजीद जो है वो ना डाला जाए बोझ, बल्कि ये शेयर किया जाए उनके साथ, जैसे प्रॉपर्टी, लैंड, रिटेल सेक्टर है, उसके अलावा जो है होलसेल एंड ट्रेड सेक्टर है, फिर उसके अलावा हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये जो आखिरी वाली बात है ना, ये मेरे लिए भी है, चूंकि हम सब के लिए सैलरी क्लास के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप वहां पे रहें, आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस भी हैं। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, एडवाइजर टू फाइनेंस मिनिस्टर, एंड आई होप आपकी जो उम्मीदें, आपकी जो इंटेंशंस हमें नजर आ रही हैं आपकी बातों से, उस पर आप जो है पूरा भी उतरें और अच्छा सा काम हो पाकिस्तानी मईशत के लिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू सबसे आगे। जी जनाब, हम अक्सर आपके साथ डिफरेंट सेगमेंट्स में शेयर करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में और फिटनेस के बारे में बात करते हैं कि फिट रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिट रहने के का हेल्दी तरीका जो है वो क्या हो सकता है? आप क्या करते हैं फिट रहने के लिए? एक्सरसाइज और बैलेंस्ड एक्सरसाइज। बैलेंस्ड एक्सरसाइज, बैलेंस कैसे हो सकती है? कार्डियो करना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना और डाइट करना, ये तीनों चीज़ें एक साथ ये होना ज़रूरी है बाला जी। लेकिन अक्सर हमारी ख़वातीन जो हैं वो करती क्या है कि सुस्ती की वजह से ना, जिसमें कभी कभार मैं भी शामिल हो जाती हूँ, कि डाइट से अपने वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, या फिर हल्का फुल्का कार्डियो कर लेते हैं, रनिंग कर ली या फिर वॉक कर ली। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बगैर जो है ना, आप वजन तो कम कर लेंगे लेकिन आपका जो मैस वेट है वो आप रिड्यूस कर देंगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, उसका नुकसान होगा। तो फातिमा तारिक जो है हमारी टीम मेंबर, उन्होंने इस पर रिपोर्ट तैयार की है, एक्सपर्ट से बात की है, जरा देखते हैं।
जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए वर्जिश की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं, मगर अक्सर खवातीन वजन कम करने और फिट रहने के लिए वर्जिश के जो तरीके अपनाती हैं, उसे इजाफी चर्बी से छुटकारा पाने के बजाय मसल्स वेट से हाथ धो बैठती हैं। फिटनेस एक्सपर्ट राबिया शरीफ के मुताबिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसका बेहतरीन हल है। हमारी खवातीन का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि वो फेट डाइट से अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं और सिर्फ वॉक से अपना वेट लूज़ करना चाहती हैं। वॉक एक अधूरी एक्सरसाइज है, उसके साथ अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। लाइक वॉक से और फेट डाइट से आपका मसल मास लूज़ होता है, जबकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपका मसल मास गेन होता है। एवरी डेकेड हमारी जो बॉडी है वो 30% मसल मास लूज़ करती है, लाइक एवरी ईयर 1%। तो अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मिसकंसेप्शन जो ख़वातीन में है, वो जिम में आके ये सोचती हैं कि अगर हम हैवी लिफ्ट करेंगे या हम ज़रा सा भी वेट लिफ्ट करेंगे तो हम मस्कुलर दिखेंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो सिर्फ हमारे जो पट्टे हैं, हमारे मसल्स हैं, वो मजबूत होंगे, ना कि हम एकदम से मर्दों की तरह दिखने लग जाएंगे। सर्दियों में वर्जिश को कैसे आसान बनाया जाता है, इसका तरीका भी बताया। सर्दियों का मौसम हो रहा है तो अक्सर क्लाइंट से मुझे सुनने को मिलता है कि सर्दी आ रही है और हमें मोटिवेशन नहीं मिलती एक्सरसाइज करने की। जब भी जिम आते हैं तो आप अपना अच्छा सा वार्म अप करें। सर्दियों में हम थोड़ा सा, अगर हम लेट्स सपोज 6 to 8 मिनट्स का वार्म अप करते हैं, हम सर्दियों में 10 मिनट्स का वार्म अप करेंगे। वार्म अप में जैसे हम ट्रेडमिल कर सकते हैं 10 मिनट्स का, स्टेशनरी बाइक कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों के नीज़ में प्रॉब्लम होती है उनके लिए स्टेशनरी बाइक बहुत सेफ ऑप्शन है। अपनी बॉडी वेट के साथ जो है स्ट्रेचेस कर सकते हैं। तो प्रॉपर अगर आप वार्म अप करेंगे तो आपको कभी भी सर्दियों में कहीं भी दर्द नहीं निकलेगा एक्सरसाइज करते हुए, और आप जो है बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्कआउट को एंजॉय कर सकते हैं। एक और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर सहरिश दानियाल के मुताबिक वर्जिश करते हुए मुताबिकत रखना इंतहाई अहम है। हमें अपनी खवातीन को इस चीज़ को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो एक एक्सक्लूसिव कार्डियो करने की बजाय या 2-2, 3-3 घंटे अपने आप को वॉक करने की बजाय, स्टेप अपने काउंट करने की बजाय जो है वो जिम में आएँ, वेट ट्रेनिंग करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, या बॉडी वेट के साथ वो इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर सकती हैं। सिर्फ कार्डियो एक्सरसाइज सूदमंद साबित नहीं हो सकती। सहरिश दानियाल के मुताबिक मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए डाइट प्लान भी जरूरी है, जिसका हिसाब किताब बेहद आसान है। खाना है वो बॉडी का फ्यूल है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में मसल की हेल्थ जो है वो सस्टेनेबल रहे, मसल हमारा हेल्थी रहे, या इवन हम अपने मसल मास को इंक्रीज़ कर सकें, तो हमें प्रोटीन की इंटेक जो है वो अपनी डाइट में जो है उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बॉडी वेट जो है वो अराउंड 59 kg है, तो अभी मुझे डेली बेस पे कितनी प्रोटीन खानी चाहिए। जब मैं अपनी कैलकुलेशन करती हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे पास जो फिगर आती है वो 130 ग्राम्स की आती है। इट्स मीन ये कि मुझे एक पूरे दिन में अपनी मील में जो प्रोटीन की डिवीज़न है वो करके उसको कम्प्लीटली मुझे 130 ग्राम जो है प्रोटीन इनटेक करना है। और बॉडी से जब हम फैट निकालने की बात करते हैं तो इसमें हम देखा जाता है कि एक मिसकंसेप्शन या मिसलीड ये है कि आप बहुत एक्सक्लूसिव कार्डियो करते हो, बहुत ज़्यादा कार्डियो पे, ट्रेडमिल पे, साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, ऑल द एक्सरसाइजेस अच्छी हैं, लेकिन इसको जिस सेटेबिलिटी से करना है या जिस पैटर्न को फॉलो करके करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। माहिरीन के मुताबिक हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पट्ठों की मजबूती में इजाफा हो सकता है। So this was the report. I hope it was informative for you. अमल बहुत ज़रूरी है, सिर्फ देखना या देख के आगे बढ़ जाना नॉट ज़रूरी। इस पे अमल कीजिए। वापस आइए, हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद, और हमारे पास ऑब्वियसली बहुत कुछ है एज यूजुअल। Stay with us. वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम आपकी मुलाकात ऑफ एंड ऑन मुख्तलिफ हीरोज़ से तो करवाते रहते हैं, लेकिन कुछ हीरोज़ ऐसे हैं जो बहुत ही ख़ास हैं, जो वन एंड ओनली जिन्हें कहा जा सकता है। इस वक्त जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात हमने करवानी है, पाकिस्तानी प्रोफेसर हैं, सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम इन्होंने जीता है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज इनका ताल्लुक है, वहाँ पर एज एसोसिएट प्रोफेसर उससे वाबस्ता है। येस, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉक्टर ज़ुबैर खालिद, जिन्होंने क्लाइमेट मॉडलिंग में गोल्डन बेल प्राइज़ अपने नाम किया है, और ये प्राइज़ जीतने वाले डॉक्टर साहब पहले
पहले पाकिस्तानी बन गए। अरे वाह, ज़बरदस्त। पाकिस्तानी रिसर्चर समेत पूरी टीम को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक ये प्रोजेक्ट जो है तैयार करने पर सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम दिया गया। इसको सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम भी कहा जाता है बाय द वे। और इसकी कामयाबियों और मौसमियाती बहरान से निपटने के लिए जदीद मतवाजी कंप्यूटिंग की शराकत का एक सालाना अवार्ड है ये। इस अवार्ड को सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल इनाम भी कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया। डॉक्टर ज़ुबैर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। मैं चाहूँगी ज़रा बताएं कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि आपने ये जीत लिया है अवार्ड। Thank you, Aisha and Imran, for your kind words. And I'm deeply humbled that I could represent Pakistan for this award. मैं अटलांटा में था तकरीबन 2 हफ्ते पहले, जहाँ हमने ये काम पहले प्रेजेंट किया और फिर हमें ये इनाम दिया गया। इनफैक्ट वी वर नॉट, हमें पता नहीं था कि ये इनाम मिलेगा हमें, तो वी वर द फाइनलिस्ट्स। हम कॉन्फ्रेंस पे गए थे तो हमने प्रेजेंट किया पहले इसको, और अवार्ड सेरेमनी में ये अनाउंस हुआ कि वी विल गेट दिस अवार्ड। So it was a mix of anticipation and uncertainty, which I felt maybe after 20 years, after much life. That's really great. We are so proud of you, डॉक्टर साहब। मैं जब हम मुख्तलिफ लोगों के बारे में बात करते हैं पाकिस्तान को, आप जैसे लोगों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे इन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे रिसर्च करने वाले लोगों की। ये प्रोजेक्ट जो था आपका डॉक्टर साहब, एक्चुअली ये क्या प्रोजेक्ट था जिसकी वजह से जो टीम थी, जो ज्यूरी थी, वो ज़्यादा इंस्पायर हुई एंड दे डिसाइडेड कि ये अवार्ड आपको जाना चाहिए? क्या था ये प्रोजेक्ट? Thank you, Man, for this wonderful question. The project was about climate modeling. बेसिकली हम लोगों ने एक क्लाइमेट एमुलेटर बनाया जिसको हम एक्सोस्केल क्लाइमेट एमुलेटर का नाम देते हैं। और ये जो क्लाइमेट एमुलेटर है, जो इससे पिछले एमुलेटर्स थे उनकी निस्बत 3 लाख गुना बेहतर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। क्लाइमेट एमुलेटर होता कि आपके नाज़रीन के लिए मैं बता देता हूँ कि हमें क्लाइमेट एमुलेटर जो है वो क्लाइमेट डेटा जनरेट करने में हेल्प करता है। और क्लाइमेट डेटा की जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जब भी हम क्लाइमेट चेंज की वेरिएबिलिटी की बात करते हैं, क्लाइमेट डेटा को यूज़ करते हुए प्रेडिक्शंस की बात करते हैं, तो जितना हमारे पास हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट डेटा होगा उतनी हम बेहतर प्रेडिक्शंस कर सकते हैं और उतना हम बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कितना इम्पैक्ट आएगा क्लाइमेट वेरिएबिलिटी का क्रॉप्स के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। वी हैव सीन स्मॉग इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स। स्मॉग के सोर्सेज क्या हैं उनको एनालाइज करने के लिए, सो दिस क्लाइमेट डेटा कुड बी वेरी यूजफुल। टिपिकली क्या होता है कि जो क्लाइमेट डेटा है ये क्लाइमेट सिमुलेशन से जनरेट हो रहा होता है। क्लाइमेट सिमुलेशंस और द फिजिक्स फंडामेंटल इक्वेशंस जिनको हम रन करते हैं, लेकिन इनको मसला ये होता है कि जब हम उनको रन करते हैं तो दे नीड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंप्यूट पावर। एक तो उनको बहुत कंप्यूट पावर चाहिए होती है, और दूसरा जब डेटा जनरेट हो जाता है तो उसको स्टोर करने के लिए हमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इन दोनों मसलों को हल करने के लिए अराउंड 2 years बैक वी पोज्ड अ रिसर्च क्वेश्चन कि क्या हम क्लाइमेट एमुलेटर बना सकते हैं जो कि ये दोनों मसले हल भी करे और हाई रेजोल्यूशन डेटा प्रोवाइड भी करे, ताकि फ्यूचर क्लाइमेट साइंटिस्ट को, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे लोगों को हम हेल्प कर सकें। तो किस तरह से हेल्प की जा सकती है, ज़रा ये भी बता दें पाकिस्तान को। एंड दूसरा पार्ट ये क्वेश्चन का कि क्या फ्यूचर में इसका कमर्शियल फैक्टर भी हम देख सकते हैं? जी, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन आयशा, थैंक यू वेरी मच। I think it has a direct impact on people and also on the commercial side as well. मिसाल के तौर पे अगर हम फ्लड्स की फोरकास्ट बेहतर कर सकें तो हम लोगों को हिफाजती मुकामात पर बर वक्त पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली अगर हम जो स्मॉग है उसके लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज या अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज बना सकें तो हम लोगों की जो सेहत है, जो स्मॉग के मुज़र असरात हैं सेहत के ऊपर, हम उनको भी काउंटर कर सकते हैं। एक और जो इसकी एप्लीकेशन है वो ये है कि हम सोलर फार्म्स और विंड फार्म्स लगाते हैं आजकल, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी जिसे हम कहा जाता है। तो सोलर फार्म्स कहाँ लगने चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ लगनी चाहिए, विंड फार्म्स कहाँ लगने चाहिए, तो उसके लिए भी ये क्लाइमेट मॉडल जो हैं वो मदद फराहम कर सकते हैं। ठीक, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, आपने जो कि स्मोक का तस्करा किया, आपकी मौजूदि से फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर साहब, स्मोक से क्या वाकई हम निजात मुकम्मल तौर पे हासिल कर सकते हैं इसी एटमॉस्फेयर के साथ जो जिसमें हम रहते हैं, और कितना वक्त हमें चाहिए अगर हम हंगामी बुनियादों पे करें? ज़रा इस पर आपकी रिसर्च क्या कहती है, थोड़ा सा हेल्प करें हमें, बिकॉज ये बहुत सीरियस इशू है एंड वी आर ग्लैड कि आप हमारे साथ हैं, तो इस पर प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच इमरान।
स्मॉग काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ बीन डूइंग वेरी सीरियस एफर्ट्स। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से। गवर्नमेंट ने बहुत रिसर्च फंडिंग भी दी है, HEC ने रिसर्च फंडिंग बहुत दी है कि हम स्मोक के लिए मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बना सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सो इट्स द क्लाइमेट इज़ ऑल कनेक्टेड। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम सिर्फ ग्रीन लॉकडाउन लगा के मसला हल नहीं कर सकते, राइट। सो हमें देखना है कि हमारे पास गाड़ियों का धुआं है, हमारे पास इंडस्ट्रीज का धुआं है, हमारे पास भट्टों का धुआं है, हमारे पास रेगुलेशंस नहीं है। जो जहाँ तक इसको काउंटर करने की बात है तो फॉर श्योर हम वी कैन काउंटर दिस। हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे जिन शहरों में स्मोक का मसला आया और वहाँ पे लोगों ने इसको कर्ब किया। बिल्कुल, लंदन की मिसाल मौजूद है, बीजिंग की मिसाल मौजूद है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये जो आपने बात की है ना कि प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो हैं वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी तक आपकी फोरकास्टिंग पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की क्लाइमेट के बारे में आने वाले कुछ सालों में, 5 साल की हम बात कर लेते हैं, वो कैसी रहेगी? बेहतरी देख रहे हैं या फिर आपको कुछ मसले नज़र आए? जी, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वनरेबल कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं, राइट। जो क्लाइमेट चेंज इज अ रियल थ्रेट, वो पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है। और हम पाकिस्तान में ये तब्दीलियाँ आती रहेंगी, लेकिन अगर हम बेहतर तरीके से अपनी प्रिपेयर्डनेस कर सकें तो हम अपनी कम्युनिटीज को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, हम अपने और लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि जो क्लाइमेट के जो असर, क्लाइमेट चेंज के जो असरात आ रहे हैं उनको हम काउंटर कर सकें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, सच एन ऑनर टू हैव यू वंस अगेन। और आई बिलीव कि ये सफ़र आपका रुकने वाला नहीं है, ये सर्विस आपकी सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशन या फॉर द टाइमिंग इस अवार्ड तक महदूद नहीं है, ये ह्यूमैनिटी को हेल्प करेगी, पाकिस्तानीज़ को तो डेफिनेटली करेगी। आपका बहुत शुक्रिया, कीप गोइंग। और हमारी ख्वाहिश होगी कि हम आपके साथ बात करते रहें, आपके साथ ऐसे अवार्ड्स को सेलिब्रेट करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस वंस अगेन। डॉक्टर ज़ुबैर खालिद, कंप्यूटर का नोबेल प्राइज़ जीतने वाले हमारे सुपर हीरो हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, और चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तस्करा हम करते रहते हैं और उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर फ्रेंड इज गूगल। गूगल के बारे में कहते हैं गूगल जानता है, और गूगल सब जानता है। लोग ये कहते हैं सब जानता है, सब कुछ जानता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी तो आती है ना कि आप कुछ सोच रहे होते हो ना, अगले लम्हे ना आपको लगता है कि आपके फ़ोन के अंदर ना उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया। बहरहाल जी, 2024 में गूगल ये बता रहा है सबसे ज़्यादा कौन सी तरकीबें तलाश की गई, रेसिपीज खाना पकाने की जो है ना, वो कौन कौन सी तलाश की गई थी, उस पर रिपोर्ट तैयार की है, ज़रा वो देखिए। गूगल सब बताता है, ये भी बताता है कि किसने साल भर सबसे ज्यादा क्या देखा। बात हो जाए 2024 में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली रेसिपीज की, जो हर पाकिस्तानी किचन का हाल दिल बयान करती हैं। सबसे ज्यादा बनाना ब्रेड बनाने की तरकीब गूगल से पूछी गई। और फिर क्या जनाब, जिसने ये रेसिपी देखी उस घर में केले कभी जाया नहीं हुए। ज्यादा पके हुए केले अगर फ्रिज में मौजूद है तो कोई मसला ही नहीं, उन्हें केक में डालकर क्लासी बना दिया। अगली डिश है मालपुरा, जिसे पाकिस्तानियों ने खूब पसंद किया और इसे बनाने की तरकीब गूगल पर सर्च करते रहे। मालपुरा जो सिर्फ एक मिठाई नहीं, बचपन की यादों का सफर है। हर लुकमे के साथ लगता है जैसे दादी माँ की कहानी सुन रहे हो। लहसुन वाली रोटी की भी क्या बात है, गूगल पर उसकी तरकीब छाई रही। जिसने ये रोटी बनाई उसके घर वालों से जरूर दाद समेटी होगी। चॉकलेट चिप कुकीज तो हर बच्चे का ख्वाब होती है, इसीलिए तो ये रेसिपी भी गूगल सर्च में नुमाया रही। तवा कलेजी के साथ पीच्ड आइस टी का कॉम्बिनेशन भी गूगल सर्च का हिस्सा बना रहा। गूगल पर अंडों वाले नूडल्स का फार्मूला भी छाया रहा। तो ये थी 2024 की सबसे ज्यादा गूगल की जाने वाली खाने की तरकीब। हर तरकीब के पीछे एक नई सोच और हर किचन के अंदर छुपा हुआ एक शेफ। अब अगला सवाल ये है कि आप 2025 में क्या पकाने वाले हैं? तब तक अपने किचन का इनोवेशन जारी रखिए। तो गूगल जो है ना, उसने सबको शेफ बना दिया, या जो अंदर एक छोटी सी ख्वाहिश होती है ना कुछ बनाने की, उसको वो बाहर लेकर आता है। मैंने भी बहुत मर्तबा ट्राई किया है, क्योंकि वैसे तो नहीं बनाना कुछ आता। नहीं बना भी है। अच्छा। मैं वैसे बना लेती हूँ। अच्छा जी, खैर हम रुख कर लेते हैं बलूचिस्तान का। वहाँ से एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बड़ी अच्छी खबर है, बड़ी पॉजिटिव खबर है। वो ज़रा बता दें क्या खबर। वज़ीर आला बलूचिस्तान के बारे में आपको बताएं कि उन्होंने बच्ची की एक वायरल वीडियो थी, उस पर नोटिस लिया और उच में एक स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान का जो पसमानदा इलाका उच है, यहाँ से मीरजादी
नामी एक बच्ची ने एक वीडियो पैगाम के जरिए वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से अपने इलाके में स्कूल बनाने का मुतालबा किया था। इस वीडियो में जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हम सब ने देखी, इस मासूम बच्ची ने अपनी वीडियो में ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे एक स्कूल बनाया जाए। फिर एक नात भी पढ़ी उन्होंने। उनकी वीडियो कहीं घूमते घुमाते सूबाई हुकूमत के नोटिस में आई, वज़ीर आला साहब तक पहुंची और यहाँ पे स्कूल कायम करने की मंजूरी दे दी गई। हमारे साथ इस वक्त सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं शाहिद बिरिंद, वो मौजूद हैं। उनसे ज़रा बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान मौजूद हैं शाहिद बिरिंद, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब इस मॉडल को मज़ीद कितना आगे फ़रोग दिया जा सकता है। क्या सब लोग ही अप्रोच वीडियो के ज़रिए करें या फिर इलाकों को खुद ही इंगेज किया जा सकता है? शाहिद, थैंक यू वेरी मच। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस सर्टन इंसिडेंट की तफसीलात हमें बताइए। ऐसा क्या था जिससे वज़ीर आला साहब का दिल पसीज गया, स्कूल बन गया? हाउ इट हैपेंड? अच्छा, इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब चूंकि खुद भी चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी सोशल मीडिया पर उनकी एक अच्छी खासी प्रेजेंस मौजूद है, और दूसरा ये जो मीरजादी बच्ची है ये उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी से, डेरा बुगटी से इसका ताल्लुक है। तो उसने जो बलूची लैंग्वेज में पैगाम दिया, उस पैगाम की इब्तदाई उस बच्ची की ये थी कि हम भी आपके बच्चे हैं। और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी डे 1 से जिन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं अपनी हुकूमत में, उसमें तालीम और सेहत प्रायोरिटी पर हैं। और तालीम में गर्ल्स एजुकेशन ख़ासकर उनकी प्रायोरिटी है। वो ये समझते हैं कि लड़कियों की जो तालीम को नेगलेक्ट किया गया बलूचिस्तान में माजी में, उसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। और वो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान का जो नौजवान है, चाहे वो बच्चों की सूरत में हो जो आज यूथ बन चुका है या जो आने वाली यूथ है जो डिसइंटीग्रेट है इस वक्त फेडरेशन से, उसे दोबारा वापस जोड़ना है तो उसकी बात को सुनना होगा। ये उनका ओपिनियन है, जिसकी बुनियाद पर ये वीडियो उनके सामने आई। और वीडियो सामने आने के बाद उन्होंने जो ज़िला इंतज़ामिया और महकमा तालीम है उससे ये रिपोर्ट तलब की कि क्या उस इलाके में स्कूल मौजूद नहीं है। जब उन्हें ये बताया गया कि वहाँ पर स्कूल प्राइमरी लेवल पे मौजूद नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर ने इसकी हिदायत दी और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है महकमा तालीम की जानिब से। इसके अलावा भी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या महकमा तालीम की नजर से नहीं गुजरती, लेकिन अगर कोई ऐसे इश्यूज होते हैं जो चीफ मिनिस्टर की एक्सेस में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का मीडिया सेल हो, वहां से जब भी उनकी नॉलेज में आती हैं तो वो जरूर उन पे एक्शन लेते हैं। और हम अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल शायद माफ़ कीजिएगा, हम अप्रिशिएट भी करते हैं इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं, उनके नतीजे में अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आ जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपने कहा कि ये वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरजीहात में शामिल है कि जो तालीम है उसको फ़रोग़ देना है। इस वीडियो के सामने आने से पहले की सिचुएशन ज़रा बताएंगे, जब से वो वज़ीर आला बने हैं, तालीम को लेकर क्या काम हुआ है सूबे में? देखें, तालीम को लेकर हमने सबसे पहले जो इनिशिएटिव्स मौजूदा सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की सरबराही में इनिशिएट किए, उसमें सबसे पहला जो प्रोग्राम था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप था। और उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम था वो जो सिविलियन शुहदा हैं, आपके भी आयशा नॉलेज में होगा कि बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में जो दहशतगर्दी हुई है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शहीद हुए हैं, लेकिन जो सिविल आर्म फोर्सेस हैं या जो सिविलियन शहादतें हैं वो भी मौजूद हैं। माजी की सूबाई हुकूमतों में से किसी ने इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी, लेकिन चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने आते ही जो सिविलियन शुहदा हैं उनके बच्चों की 16 इयर्स एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम रखा। इसके अलावा बलूचिस्तान के तालिब इल्म जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनली 200 रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, वहां से अगर वो PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए वो दरवाजे ओपन किए। इवन ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप को अनाउंस किया। तो ये सारी चीजें हैं जो बलूचिस्तान के नौजवान को दोबारा फेडरेशन के साथ जो उसका एक डिस्ट्रस्ट है उसको खत्म करने के इनिशिएटिव्स हैं। और हाल ही में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए गर्ल्स कॉलेज से उन्होंने पिंक स्कूटीज का आगाज किया। और अब आने वाले दिनों में बलूचिस्तान की 2 से 3 जो बड़ी जामियात हैं उनमें जो खासकर तालबात हैं उनके लिए एक स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसमें उन्हें पिंक स्कूटीज रियायती जो है उस पर कीमत पर दी जाएंगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ये समझती है कि बड़ा डिफिकल्ट है तमाम लोगों को मुलाजमतें देना सरकार की जानिब से, तो उखुवत के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है जहां पर नौजवान अपना बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करेंगे और उनके बिजनेस मॉडल की अप्रूवल के बाद उखुवत उन्हें बिलासूद कर्जे देगी। इसके साथ साथ जो एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त गवर्नमेंट करने जा रही है,
एजुकेशन के जो निज़ाम में सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए आपने सिर्फ ये एक मीरजादी का वीडियो क्लिप देखा है, एक और ऑडियो क्लिप चीफ मिनिस्टर का मौजूद है जहां पर वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी डेरा बुगटी में मौजूद डिप्टी कमिश्नर को ये वाज़े हिदायत दे रहे हैं कि जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर हो रही हैं उसमें 99.9 नहीं 100% मेरिट को जो है इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो उनके पॉलिटिकल राइवल्स ही क्यों ना अपॉइंट हो रहे हैं। आप शायद यहाँ पर ये भी जरूरी है कि ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, उसके बाद जब फॉलो अप नहीं लिया जाता तो इम्प्लीमेंटेशन भी हमें नजर नहीं आती। आई होप कि इस मर्तबा इस तरह से नहीं होगा। एक पॉइंट इस पे आपको ऐड करूंगा। आपने कहा कि फॉलो अप, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान जिन जिन चीजों को इनिशिएट कर रहे हैं, पहली मर्तबा सूबे में CMIT के साथ साथ एंटी करप्शन का जो महकमा है उसको इतना एक्सपीडाइट किया गया उसके काम को कि टीचर्स की अपॉइंटमेंट पे जो कंप्लेन सीएम के अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेरा बुगटी से आई तो उन्होंने सबसे पहले एंटी करप्शन की टीम को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद क्विकली ये बता दीजिए, कहते हैं ना कि सजा और जजा का निजाम अपने घर से इंप्लीमेंट कर। कब तक बलूचिस्तान हुकूमत एज पर देयर रिसर्च प्लान कर रही है कि आइंदा किसी मीरजादी को ये वीडियो ना बनानी पड़े कि मेरे गांव में एक स्कूल बनवा दें? ये कब आएगा, ये वक्त कब आएगा? देखें, एक चीज याद रखिए कि बलूचिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस और सर्विस डिलीवरी का क्राइसिस गुज़िश्ता कई दहाइयों का है। अगर हम ये कहें कि अलादीन के चिराग को रगड़ते ही ये सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी तो ये मुश्किल है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन हमेशा गुज़िश्ता बजट में जो चीजें रखी गई हैं उसमें डिपार्टमेंटल स्कीम्स को अहमियत दी गई है ताकि वो जो डिपार्टमेंट समझता है जहां जहां पे स्कूलों की जरूरत है, जहां हॉस्पिटल्स की, बेसिक हेल्थ यूनिट्स की, तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक सिस्टम है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को या जो डेवलपमेंट पैराडाइम है बलूचिस्तान का उसको बेहतर करने के लिए पूरा प्लान सीएम ने दिया है। लेकिन लाजमी सी बात है, जिस सूबे में गुज़िश्ता 3 दहाइयों से गवर्नेंस का और डेवलपमेंट मॉडल का एक क्राइसिस हो, उस क्राइसिस को ओवरकम करने में कुछ वक्त लगता है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं आपके साथ प्रोग्राम में, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत जो रिव्यू मीटिंग है प्रोविंशियल PSDP की, उस पर बात हो रही है और जहां जहां जिन जिन महकमों के सेक्रेटरीज की जानिब से अगर प्रोग्रेस नहीं है तो उन पर बरहमी का इज़हार किया जा रहा है। हमारी बेस्ट विशेस आपके चीफ मिनिस्टर के साथ हैं। अल्लाह करे अगर उनकी ऐसी इंटेंशंस हैं तो वो बर आएँ और ख़ास तौर पे सभी इदारों, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बलूचिस्तान का कोई बच्चा तालीम से और कोई शख्स सेहत की बुनियादी सहूलतों से महरूम न रहे। हमारी तो ये दुआ है। हम इस पे बात करते रहेंगे। थैंक यू शाहिद देनेगास, और बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ आपने हमारे सामने। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे। सबसे आगे मैं आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। मौसम कोई भी हो, जो फ़ैशन है ख़वातीन का वो बड़ा ज़रूरी होता है और हर लिहाज से जो है ना ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, लेकिन एक ट्रेंड जो है ना वो हमेशा रहता है और वो ट्रेंड है हाई हील्स का। ख़वातीन जो है वो कहती हैं कि पूरे हम तैयार हो जाएं, लेकिन अगर हम हाई हील्स नहीं पहनते हैं ना तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि हम इनकम्प्लीट है, हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई। जैसे हाई हील्स ट्रेंड में रहती हैं, ज़रूरत रहती है, उसी तरह हाई हील्स से पैदा होने वाले मुख्तलिफ मसाइल भी ट्रेंड में रहते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पेन्स दैट यू हैव इन योर एंकल या फीट के अंदर ख़वातीन को बहुत सारे मसाइल होते हैं। कुछ तो आपका एज फैक्टर होता है बहुत सारी ख़वातीन का, तीन का, बट सर्टनली कुछ ऐसी पेन होती है जो कि कनेक्ट करती है कि व्हाट काइंड ऑफ फुटवेयर यू यूज़, आप क्या पहनते हैं, कैसी हील्स पहनते हैं, कैसे जूते आपको कंफर्टेबल रखते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान की पहली फुट एंड एंकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आयशा वजाहत, उनको हमने इन्वाइट किया, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कि एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाते हैं। पहले यूके में प्रैक्टिस कर रही थी या पाकिस्तान में कर रही हैं, एक तो उनसे मसाइल पूछते हैं, व्हाट काइंड ऑफ इशूज़ पीपल कम विद, और फिर उसके सोल्यूशन पे भी बात कर लेते हैं। सो लेट्स वेलकम आयशा। हाउ आर यू आयशा, कैसी हैं आप? ग्रेट टू हैव यू। पाकिस्तान में कैसा लग रहा है आपको, यू नो प्रैक्टिस शिफ्ट आपने जो की है? मैं काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में आ जा रही हूँ, और बल्कि 2014 में मैंने शिफा इंटरनेशनल में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में आके काम किया था। हाँ जी, फिर उसके बाद मैं वापस चली गई और अभी भी मैं मतलब तो अब तो बहुत सारे इश्यूज से फेमिलियर हो गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो इफ आई आस्क व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज यू कम अक्रॉस, आई मीन लोग किस तरह के मसाइल के साथ ज्यादा आपके पास आते हैं इन पर्टिकुलर हील्स को लेकर? हाँ अच्छा, हील्स को लेकर इन पर्टिकुलर आप इन जनरल भी बता सकती हैं। जनरली डायबिटिक फुट कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा आती हैं, जो वुंड्स होते हैं डायबिटिक फुट पे, उसके अलावा पेनफुल कंडीशंस जो फुट एंड एंकल की हैं, फंगस, सो एवरीथिंग एंड एवरीथिंग टू डू विद फुट एंड एंकल। पर पाकिस्तान में वो कितना ज़्यादा नुकसान देती है? हाई हील्स तो सब, आप बीइंग अ फीमेल यूड अंडरस्टैंड कि हमें कितनी पसंद है। मुझे खुद हाई हील्स बहुत पसंद है, ऑल्दो आई कांट वेयर देम एज मच नाउ, एंड तो मैं अपनी पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि आपने देखना है कि हाई हील्स के क्या क्या आपको इफेक्ट्स होंगे। तो फिर you have to make that decision that do you want to live with that discomfort, do you want to live with that pain, so it's that
personal decision that फैशन you've की got प्राइस to पे make. करनी पड़ेगी। Exactly. So in usual word female like women opt like यही कहती होंगी कि नहीं हम ठीक हैं। So मैं हमेशा उनको टिप्स देती हूँ around it because I know कि वो बात नहीं सुनेंगी and they're not going to stop wearing high heels unless or until excruciating pain है उनको। तो टिप्स उनको मैं साथ देती हूँ, जिस तरह अब तो आपने देखा होगा ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा फैशन में हैं। तो मैं इफ़ यू वॉकिंग फॉर लॉन्ग आवर्स यू हैव टू कैरी अ सेपरेट बैग, उसमें आप अपने ट्रेनर्स रख लें, फिर शॉर्ट वाइल के लिए आप अपने हाई हील्स पहन लें। अच्छा क्या हील्स खवातीन के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है या सर्टेन साइज ऑफ हील इज नॉट रिकमेंडेड? आई थिंक इट्स द साइज ऑफ द हील दैट मैटर्स एज वेल कि 1 इंच टू हाफ एन इंच टू एन इंच तो आपको पहननी चाहिए, बिल्कुल फ्लैट जूता भी नहीं पहनना चाहिए। सो मैं जब भी अपने पेशेंट्स को फुटवेयर एडवाइस देती हूँ, एनी शू दैट यू कैन बेंड फ्रॉम द मिडल इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं आपके पाँव के दे रहा। तो आगे जो है वो 4 फुट पे वो बेंड होना चाहिए, लेकिन मिड फुट से वो बेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर अनकंफर्टेबल कोई जूता है हील्स के साथ, अनकंफर्टेबल जूता, ये कितना ज़्यादा, मैंने सुना कि बैक को आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पूरा जो आपका काइनेटिक चेन है उसको इफेक्ट करता है, आपकी नीज को। देखिए आप अगर इस सोचें फुट एंड एंकल के बारे में, तो ग्राउंड और बॉडी का जो कांटेक्ट पॉइंट है वो आपका फुट एंड एंकल है। तो अगर वो ही स्टेबल नहीं होगा तो आपकी फुल बॉडी कैसे स्टेबल होगी? सो आपकी बैक पे भी इफेक्ट करता है, आपकी नीज पे भी इफेक्ट करते हैं अगर आप गलत जूते पहने। एंड आई डोंट थिंक लोग इतना इस प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करते हैं अनटिल और अनलेस उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो क्या हम सेफली कह सकते हैं कि खवातीन, बिकॉज मुझे नहीं पता गलत सही जूते जो आप रिकमेंड करिए, लेकिन शादियों के ऊपर या फैंसी जूते जितने होते हैं उनकी हील्स यूजुअली 2 इंच 3 इंच इससे ज़्यादा भी होती हैं, तो हम सेफली कह सकते हैं कि वो सारे पहनना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है? ऑफ कोर्स ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप देखें हील पे भी डिपेंड करता है। पेंसिल हील्स जो हैं वो तो बिल्कुल आपको एक अनस्टेबल है, आपका नी अनस्टेबल है। आप मतलब आप खुद देखें जब आप चल रहे हैं और आप यू नॉट एबल टू नेचुरली वॉक एंड यूर यू नो हैविंग टू मेक एन एफर्ट, तो वो फिर आपको ज़ाहिर अनस्टेबल तो आपकी पोस्चर को बायोमैकेनिक्स को करेगा। व्हाट आर बेसिक सिम्पटम्स जो लड़कियां हील पहन रही हैं, तकरीबन सभी पहन रहे हैं अब तो, सब कोई पेन होती है, दे डोंट लाइक टू से इट। आई थिंक देखिए आप पहने लाइक अ सेट के थोड़े टाइम के लिए पहने। अगर आप शादी पे जा रहे हैं, आपको पता है आपने ज़्यादा वॉक अराउंड करना है, तो हील की जो चॉइस है, प्लेटफॉर्म इज़ नॉट टू बैड, आप प्लेटफॉर्म हील पहन लें। पेंसिल हील्स थोड़ी सी आई थिंक बहुत ही कम टाइम के लिए। इन द लॉन्गर रन कितना नुकसान हो सकता है इससे? देखिए उससे होता क्या है कि एक तो जब आप हील पहनते हैं, आपका जो पीछे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी का लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग टेंडन, अकीलीज टेंडन कहते हैं, वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है और सारा प्रेशर आपका 4 फुट पे आता है, जिसकी वजह से 4 फुट पेन आ जाती है। बनियन का आपने सुना होगा जो कि आपकी हड्डी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, वो भी टाइट कंस्ट्रक्टिव फुटवेयर एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है उसमें। और जो 4 फुट में मेटाटार्सिलजिया, न्यूरोमास, इस टाइप की पेनफुल कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपकी गेट चेंज होता है, गेट बेसिकली चलने को। उस शॉर्ट हाइट फोबिया का क्या करें वो लड़कियां जिनको हाइट अच्छी चाहिए, या यूजुअली जो बॉयज की हाइट ज्यादा होती है, मियां के साथ खड़ा होना है या भाइयों के साथ खड़ा होना है, तो उन जैसा दिखना, उसका क्या करें? अपने आप में थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी तो है ना इसका। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा उसका आपकी जो डिग्री है वो उसको कैसे जस्टिफाई करती है, उसका क्या हल बताती है, ये बताइए। देखिए वो फिर काउंसलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब हम डिग्री पढ़ रहे होते हैं, हम साइकोलॉजी का भी एक फैक्टर पढ़ रहे होते हैं कि आपने अपने पेशेंट को काउंसिल भी कैसे करना है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको हम रेफर भी करते हैं, एंड ऑनेस्टली लाइक यू नो ये होता है, मेरे साथ खुद अपनी प्रैक्टिस में हो रहा है कि स्पेशली आजकल there's so many referrals that I've made to counselors, to psychologists, because वो इतना impact करती है आपकी foot health, and not just foot health, एस्थेटिक्स वाइज भी। अच्छा, बहुत से शोबे ऐसे हैं, प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसके अंदर ज़रूरी हो जाता है ख़वातीन को हील्स पहनना, लाइक मॉडलिंग, शोबिस की हम बात कर लें, तो वो ख़वातीन क्या करें फिर? सो मैं जो इस टाइप की ख़वातीन आती हैं उनको यही कहती हूँ कि अपने स्ट्रक्चर्स जो आपके फुट मसल्स हैं, जॉइंट्स, उनको इतना स्ट्रॉन्ग कर लें, एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी नीज को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि अगर आप थोड़ी देर के लिए हील्स पहनते भी हैं तो उस तरह से आपको इफेक्ट ना। लेकिन ह्यूमन बॉडी की अगर हम फीमेल की एक स्ट्रक्चर की बात करें, बोन स्ट्रक्चर का, वो तो एज कंपेयर टू मेल्स ऑब्वियसली नेचुरली इतना स्ट्रांग नहीं है। देखिए इट्स बिकॉज एज वी एज, हमारी अगर जो हार्मोनल शिफ्ट्स होती हैं, प्रेगनेंसी में जो हार्मोनल शिफ्ट होती हैं, या मिड लाइफ में जो हार्मोनल शिफ्ट आती है, आपका डिक्रीज होता है एस्ट्रोजन लेवल, वो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है आपके कोलेजन पे, इम्पैक्ट करता है आपकी कनेक्टिव टिश्यू पे, इम्पैक्ट करता है, और जो लिगामेंट्स हैं हमारे, वो उसमें थोड़ी सी लैक्सिटी आ जाती है। अच्छा, इज देयर एनी फार्मूला जिसके तहत, फॉर एग्जांपल इफ आई एम लाइक 5'3", मैं कॉमन हाइट है 5'3", 5'4" गर्ल्स की होती है, मैं कैलकुलेट कर पाऊँ कि अगर मेरी इतनी हाइट है तो मुझे इतनी हील
would be fine for me, मैं ये पहन लूँ तो ठीक है मेरे लिए, ऐसा कुछ है? as such related नहीं है, हाइट से रिलेटेड नहीं है, वेट से भी नहीं है। वेट से ऑब्वियसली आपका वेट जो है वो आपका जो फुटवेयर है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी आपकी बॉडी वेट के अलावा ग्राउंड रिएक्टिव फोर्सेस भी होती हैं। सो दिस फोर्सेस जो जनरेट होती हैं विद एवरी स्टेप दैट यू टेक, तो वो एब्जॉर्ब करना होता है आपके पाँव ने, अगर फुट एंड एंकल ने, तो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वो नीज पे भी इफेक्ट करेंगे, आपकी लोअर बैक। एज भी इफेक्ट करती है? ऑफ कोर्स एज, लाइक आई सेड कि आपकी एज वी एज हमारा वेयर एंड टेयर भी होता है, हमारी जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें अगर लाइक आई सेड कि आपकी एस्ट्रोजन लेवल्स आर कनेक्टेड विद दैट। तो सो व्हाट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस पेन जो आपके सामने आई हो, कहां तक लेके जा सकता है ये पेन? सम पीपल, बिकॉज जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि फुट एंड एंकल बहुत डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि आप अगर नहीं भी चल फिर रहे तो आपका बॉडी वेट उस पे जा रहा है, तो उसकी वजह से आपको पेन होती है। अगर आपने बिल्कुल मतलब यहाँ से उठ के वहाँ जाना है फिर भी आपका बॉडी वेट आपके फुट एंड एंकल ने उठाना है। और राइशा आपने तो ना दिल तोड़ दिया है कि कोई आपने हील्स पहननी नहीं है, सारी खवातीन जो देख रही हैं आपको स्ट्रेंथन करें, अपने फुट एंड एंकल की मसल्स को स्ट्रेंथन करें तो फिर आप अच्छा, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि आपने कहा कि फंगल जो प्रॉब्लम्स होती हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, थोड़ा सा उनकी भी बात कर लेते हैं, हो सकता है लोग सुनना चाहते हो, वैसे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो कर भी सकते हैं। उनके लिए क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज यू कम अक्रॉस एंड उनका क्या सॉल्यूशन होता है? डायबिटिक खास तौर पे, जो डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पाकिस्तान अब 3rd नंबर पे आ गया हमारी कंट्री, तो डायबिटीज़ आपकी फुट एंड एंकल को बहुत इम्पैक्ट करती है। उसमें आपके नर्व्स आ जाते हैं, जो आपके नर्व्स होते हैं उससे आपका गर्म ठंडे का एहसास ख़त्म हो जाता है, आपको पेन उस तरह से डायबिटिक फुट में नहीं होती। एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से नर्व डैमेज हो जाता है, जो आपकी आर्टरीज हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इफेक्ट होती है, और ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके पाँव पे असर करती हैं। आपको जब आपको अगर दर्द का एहसास ख़त्म हो गया तो अगर आपको जूता लग रहा है या आपको कोई कट लग गया तो आपको उस तरह से नहीं पता चलेगा, वो कट फिर इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर इन्फेक्शन जो है वो करते करते बहुत मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करती है ऑन डायबिटिक फुट, वो हड्डी तक भी जा सकती है। तो जब हड्डी तक चली जाती है फिर पाँव काटने पे आ जाता है। सो इट्स क्वाइट अ सीरियस थिंग, और ये प्रिवेंट किया जा सकता है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करके, एनुअली फुट एंड एंकल हेल्थ को चेक करवा के, अपनी सर्कुलेशन चेक करवा के। सो आई थिंक डायबिटीज़ पे मैं ज़रा ज़्यादा फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि हमारा एम्पुटेशन रेट बहुत हाई हो गया है, और बिलो नी पाकिस्तान में भी बिलो नी एम्पुटेशन के बाद आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तकरीबन 5 साल है। एंड आई थिंक कि ये मतलब अगर आप सर्टन कैंसर्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपका अच्छा, यहाँ पे ट्रेंड्स के अंदर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, आप लोग बेहतर बता पाओगे बीइंग खवातीन के, ट्रेंड ये है कि आप 2 एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या तो आपने बहुत ही फ्लैट जूता पहनना है, आपने बहुत ही ऊंचा जूता पहनना है। तो ये जो इम्बैलेंस है इसके ऊपर क्या? लेकिन जो बैले ट्रेंड चला हुआ है आजकल, जो बिल्कुल ही फ्लैट शूज, बैले शूज, तो वो मैं अपने पेशेंट से कहती हूँ आप इससे बेहतर है जूते मत पहने, क्योंकि इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। सो यू हैव टू, लाइक आई सेड, आपको प्रिपेयर होना चाहिए कि इसके इफेक्ट्स आएंगे। कुछ लोगों को बहुत जल्दी पेन स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोगों को साल भी लग जाते हैं, बट आते जरूर हैं। सो आप जो यंगर डेज में फुटवेयर एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए, बैलेंस बिल्कुल बैलेंस, एनी सपोर्टिव फुटवेयर पहनना चाहिए। आपका जो सोल है वो स्टिफ होना चाहिए, शू का अंदर कुशनिंग होनी चाहिए। लाइक आई सेड, एनी शू दैट यू कैन बेंड फ्रॉम द मिडल इज नॉट गुड फॉर यू। 4 फुट पे उसको जो है वो बेंड। अच्छा, फाइनली जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं फुट में, उसके बारे में भी जरा बता दें, स्पेशली नेल्स के इर्द गिर्द। बिल्कुल, बिकॉज वी लिव इन अ हॉट कंट्री, यहाँ पे जो है वो फंगस हमें ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि फंगस को मॉइस्चर बहुत पसंद है ग्रोथ के लिए। सो ये हमेशा स्किन से स्टार्ट होती है और फिर नेल्स तक जाती है, और नेल्स में जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जब भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ हम 70% इम्प्रूवमेंट देख लेंगे, लेकिन फुली क्योर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बाय द टाइम दे कम टू अस वो 1 से ज़्यादा नेल पे चली जाती है, तो वो बहुत रेजिस्टेंट है। वन थिंग, ये जो पेन जिनकी हम बात करें हील्स की वजह से इन पर्टिकुलर, लास्ट सवाल है, इनको क्योर करना आसान है या नहीं, मुश्किल हो जाता है, फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है? अगेन डिपेंड करता है कि आप किसके पास भी जा रहे हैं, क्या उनको फुट एंड एंकल का पता भी है कि किस तरह से उसको ट्रीट करना है। हर चीज़ का हल सिर्फ दवाई से नहीं होता, और स्पेशली जो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं, जो आपकी हड्डियों जोड़ों के इश्यूज हैं, वो हमेशा दवाइयों से हल नहीं होते। वैसे भी कहा जाता है ना, एहतियात इलाज से बेहतर है, तो इट्स बेटर कि आप लोग एहतियात कर लें। तो जितनी भी खवातीन देख रही हैं, डॉक्टर साहिबा ने कह दिया कि आपने हील्स नहीं पहनी, अगर आप हील्स पहनेंगे तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो दिल टूट गया, बाकी आप बात बिल्कुल बहुत मजबूरी है आयशा, तो उन्होंने क्वेश्चन दिया कि कम वक्त के लिए पहने जितना जरूरी है, लेकिन अब कौन समझाए हमारी आजकल की जनरेशन को। खैर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। इस पॉइंट के ऊपर डू वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक? हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। 18 दिसंबर को मुल्क भर में किसान डे मनाया जाएगा, जिसका मकसद ज़राअत और मुल्क की तरक्की में जो किसानों का किरदार है उसको उजागर करना है। न सिर्फ उजागर करना है बल्कि सराहना है, और उसके साथ साथ जो उनके लिए चैलेंजेस हैं या मुश्किलात हैं उनको भी देखना है। ये दिन मनाने का एक बुनियादी मकसद है, वो ये भी है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं या तमाम स्टेक होल्डर्स हैं वो एक ऐसा लायामल बनाने के लिए डायलॉग शुरू करें जिससे जो किसानों की हालत है इसमें बेहतरी आ सके। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, किसानों की ज़िंदगी किसी तौर पर भी इस वक्त आसान नहीं है। बहुत सारे मामलात हैं, मौसमी हालात हैं, टेक्नोलॉजी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फिर हमारे ज़मीनी कुछ चैलेंजेस हैं। सो इन सबको टैकल करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसी है। तो ये दिन जो है न सिर्फ किसानों को सेलिब्रेट करने का दिन है बल्कि जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो उनकी मुश्किलात है, उनके बारे में भी बात करने का दिन है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत की तरफ से उनको सपोर्ट मिले, क्योंकि जैसे कि इमरान ने जिक्र किया, जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है ना किसानों को, वो इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर देते हैं। आज हमारे साथ फातिमा फर्टिलाइजर्स के डायरेक्टर मार्केटिंग एंड सेल्स राबेल सतोज़ई मौजूद हैं, जिनसे हम किसानों की मुश्किलात, उनके मसाइल के बारे में बात करेंगे। और फातिमा फर्टिलाइजर जो है ना, उनको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पहली बार हर साल किसान डे मनाने की तजवीज़ जो है वो पेश की थी। बिल्कुल। और हमारे साथ नसरुल्लाह खान साहब भी मौजूद हैं जो कि फॉर्मर इंगेज्ड हेड हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। राबिल भी हमारे साथ मौजूद है, राबिल से भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए ऑन बिहाफ ऑफ फातिमा फर्टिलाइजर। सबसे पहले तो हम इस दिन की सिग्निफिकेंस आपसे पूछेंगे। स्टार्ट विद यू फातिमा, इस दिन की क्या इंपॉर्टेंस है? आप बीइंग एक ऐसा कंसर्न है आपका, क्योंकि आपका काम इससे मुताल्लिक है, आप कैसे चैलेंजेस देख रहे हैं किसान के लिए इस टाइम के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू योर शो। आपने बिल्कुल सही अपने इंट्रोडक्टरी मैसेज में कहा कि किसान की बड़ी अहमियत है हमारे मुल्क में। आपने भी सुना होगा और हमने भी बचपन में यही सुना है कि जी एग्रीकल्चर रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की। बिफोर वी गो इनटू किसानों के मसले क्या है, पहले हमें समझना चाहिए कि एग्रीकल्चर कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आई थिंक नॉट अ लॉट ऑफ योर व्यूअर्स वुड नो द फिगर्स दैट एक्चुअली शो के इसकी रेलेवेंस कितनी है। लास्ट ईयर एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन 24% थी तो हमारे पाकिस्तान के जीडीपी में, जो बनता है 25,000 अरब रुपए, जो सो यू कैन इमेजिन कि इसकी कितनी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है तो हमारी इकोनॉमी के लिए। ना सिर्फ ये 65% हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो एग्रीकल्चर या एग्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स के हैं। ऑल्सो एग्रीकल्चर जो है 37% हमारी रूरल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो अगर इसका आप मजमुआ कर लें तो आपको अंदाजा होगा कि एग्रीकल्चर या ज़राअत कितनी अहमियत है इसके हमारे मुल्क के लिए। लेकिन जब आप देखा जाए तो फार्मर्स की अहमियत हमारी सोसाइटी में या हमारे मुल्क में नहीं है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस जहां फातिमा फर्टिलाइजर ने हमने बैठ के सोचा कि जहां ज़राअत इतनी क्रिटिकल है हमारे मुल्क के लिए, वहां हमें अपने फार्मर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां ना सिर्फ हम उनके लिए एक खराज तहसीन दे सकें बट ऑल्सो उनके मुश्किलात, उनके इश्यूज पे सारे स्टेक होल्डर्स और पॉलिसी मेकर्स को जमा करें ताकि उस पर बात हो सके। इसलिए 2019 में September 18 को प्रपोज किया as Farmers Day, and alhamdulillah the government and all agri-allied industries have now accepted that day as a Farmers Day, and I think Sarsabz brand is the only brand जिसने एक day अपने कंट्री की हिस्ट्री में एक गजेटेड डे इंट्रोड्यूस किया है। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, हम आपके अचीवमेंट जो है ना उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी नसीरुल्लाह खान साहब जो हैं वो ज़रा बता दें कि आज के दौर की अगर हम बात करें, किसान जो हैं उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से हैं, कौन से चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। फार्मिंग बिजनेस जो है जी पाकिस्तान में राइट फ्रॉम स्टार्ट से 47 इसने माशाल्लाह बहुत ग्रो भी किया है, और जैसे जैसे ग्रोथ ली वैसे वैसे हमारे आपको पता है कि पॉपुलेशन प्रेशर्स जो हैं वो भी कंटिन्यूसली बढ़ते रहे, और वी आर हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। जैसे आपके 240 मिलियन लोग हैं जी। जब पाकिस्तान बना तो ये तकरीबन 35 मिलियन थे, और उस वक्त खुराक के हमारे जो मामलात थे, यू नो कि वी वर इन अ वेरी टफ सिचुएशन, एंड देन 65 का जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके बाद से फिर एक तरक्की का सफर शुरू हुआ। लेकिन लाइक अदर सेक्टर्स एग्रीकल्चर के अंदर भी टाइम टू टाइम जो है वो चैलेंजेस जो है वो बढ़ते जाते हैं, और
फार्मिंग कम्युनिटी को भी उसी तरह से वो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कंट्री को करने पड़ते हैं फूड सिक्योरिटी फ्रंट पे। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जैसे राबेल अभी आपको बता रही थी कि तकरीबन तो 25,500 अरब रुपए की ये एक सेक्टर है इस मुल्क का, और यही वजह है कि हम इसे पाकिस्तान की जो माश की जो रीढ़ की हड्डी है उसको ज़राअत का नाम देते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बाकी सेक्टर्स के मुकाबले में ज़राअत मैंने देखा है कि ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से आपको ग्रोथ दे रहा होता है, और बहुत शॉर्ट टाइम में जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो भी इससे मुमकिन है। जैसे आपके कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि तमाम इंडस्ट्रीज जो हैं दोज वर नेगेटिव एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पे फोकस करे तो उसके रिजल्ट जो है वो हमें माशाल्लाह बहुत अच्छे मिलते हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बाकी कंट्रीज के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, हमारे पास सॉइल अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, क्लाइमेट वो बहुत जो कुछ बुनियादी मसाइल हैं हमारे यहाँ, उसमें मुझे लगता है कि जो फार्मर्स की लिटरेसी है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी सिंक्रोनाइजेशन है मॉडर्न वेज के साथ कि कैसे वो सिंक करें। तो मेरा सवाल बेसिकली नेक्स्ट वुड बी अबाउट फातिमा फर्टिलाइजर। आई मीन आप किस तरीके से अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर इसका जवाब आप देना चाहें या राबेल देना चाहें कि वो कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है और कैसे आप किसानों की लिटरेसी को बेहतर करने के लिए या अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर को बेहतर करने के लिए आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सर, उसी तरफ। अब इशू ये है कि ये हैं वो चैलेंजेस जो कि एक्चुअली डे बाय डे जो है इस कम्युनिटी को फेस करने पड़ रहे हैं। जो ये सलाम किसान का फोरम है ये बेसिकली जैसे राबेल बता रही थी कि इसी मकसद के लिए बनाया गया है ताकि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके के साथ जो डिमांड हैं या गवर्नमेंट के फार्मिंग के इशूज हैं वो गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचाए जा सके। जो आप बात कर रहे हैं कि हमारी कंट्रीब्यूशन इसमें क्या है, आई वुड रिक्वेस्ट राबेल के उसके बाद इसमें और भी फर्दर एड ऑन करें। तो यहाँ पे हम पाकिस्तान के अंदर फातिमा फर्टिलाइजर के पास एक बहुत बड़ी टीम है टेक्निकल सर्विसेज एडवाइजर्स की, जो कि दे ऑल आर प्रोफेशनल्स एंड देयर जॉब इज टू एजुकेट फार्मर्स ऑन बेस्ट यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड बेस्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस जो कि फार्मिंग के लिए रिक्वायर्ड है। And we have thousands of demonstration work and say high profile farmers के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट रिसर्च के साथ काम करते हैं, और हमने ये देखा है कि बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करने से फार्मर की 30 to 40% जो है ये बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू जो आपकी एवरेजेस हैं नेशनल। और सेकेंडली हमारे पास जो फार्मर कम्युनिटी के लिए हम सर्विसेज में दे रहे हैं वी हैव एन एक्रेडिटेटेड लैब जो कि पाकिस्तान में ओनली फार्मर। नसीर साहब ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि अचीवमेंट्स अभी तक क्या क्या हुई हैं, रिजल्ट्स क्या आए हैं जब से ये डायलॉग शुरू हुआ है, और आपका इदारा जो है ना वो इसके अंदर कितना रोल प्ले कर रहा है। मैं चाहूँगी राबेल इसका जवाब दे दें। राबेल, जब से ये डायलॉग शुरू हुआ है स्पेशली गवर्नमेंट के साथ, अभी तक क्या अचीव किया है किसानों को लेकर? जी थोड़ा बिल्ड ऑन करूंगी जो नसीर साहब बात कर रहे थे कि हमारी एक डेडिकेटेड टेक्निकल टीम है विच इज़ द ओनली डेडिकेटेड टीम इन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जिसका डायरेक्ट कनेक्ट विद फार्मर्स होता है। उनके जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर है या लो यील्ड पर एकर है, उस पे उनको आगाही भी दी जाती है और उनकी एजुकेशन भी की जाती है। नॉट जस्ट दैट, जो हम बात कर रहे थे, हम गवर्नमेंट के साथ, पंजाब गवर्नमेंट हो गई, सिंध गवर्नमेंट हो गई, उनके साथ अक्रॉस द कंट्री सेमिनार्स करते हैं फार्मर्स के साथ, जहाँ पे वो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आके भी उनको तजवीज़ और उनके मसाइल सुनते भी हैं, उनके हल भी निकालते हैं। लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म हमने प्रोवाइड किया है। अभी सिर्फ दिसंबर के महीने में हमने 30 मेगा सेमिनार्स किए हैं अक्रॉस पाकिस्तान, जहाँ पे हम फार्मर्स को भी लेके आते हैं, गवर्नमेंट को भी लेके आते हैं, स्टेक होल्डर्स को भी लेके आते हैं, ताकि एक कोहेजन या एक डिस्कशन या नैरेटिव बिल्ड किया जाए कि जी एक्चुअली फार्मर्स के इश्यूज हैं क्या और उनका हल किस तरह निकलेगा। ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिसी मेकिंग लेवल पे होगा, तो उसके हिसाब से हम कनेक्ट अपना फार्मर्स के साथ रखते हैं। साथ साथ जी हमने डिजिटाइजेशन पे बड़ा काम किया है। हमारा सरसब्ज पाकिस्तान एक फार्मर ऐप है, जहाँ पे फार्मर को अपने फोन में वो ऐप के जरिए उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिगार्डिंग हिज क्रॉप, रिगार्डिंग हिज
इनपुट उसको क्या डालना है, पेस्टिसाइड कब डालना है, फर्टिलाइजर कब डालना है, सीड की सोइंग कब है, पानी कब डालना है, पहला पानी कब है, सेकंड पानी कब है, क्रॉप वाइज इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू हिज लैंड उसे एट द टच ऑफ अ बटन मिल जाती है। नॉट जस्ट दैट कि उसको कनेक्शन अगर किसी डायरेक्ट टेक्निकल सर्विस बंदे के साथ चाहिए हो कि जी मुझे मेरी ये प्रॉब्लम है, उसका हल क्या है, वो भी इमीडिएटली एट द टच ऑफ अ बटन मिल जाता है। राइट रॉबिन। सो इस हमारे पास डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो फातिमा फर्टिलाइजर खुद एज अ डायरेक्ट स्टेक होल्डर इन एग्रीकल्चर ये अपने फार्मर्स, अपने काश्तकार भाई बहनों के लिए लेकर आए। ठीक है, वी गॉट लास्ट 30-40 सेकंड्स। नसीर साहब, आप कंक्लूड करना चाहें कोई और ऐसा पॉइंट जो आप चाहते हैं कि किसानों के रेफरेंसेस दिन के हवाले से आप यहाँ पे बताना चाहें? जी, मेरा ख्याल है कि अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें 2-3 चीजें गवर्नमेंट के फोकस की हैं फार्मर्स के लिए। नंबर 1 इसकी क्लाइमेट चेंज जो है, इसके लिए कोई मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज जो है रिक्वायर्ड है, सो दैट कि सस्टेनेबल जो यील्ड है क्रॉप्स की और एनिमल्स की प्रोडक्शन है उसमें एक सस्टेनेबिलिटी लाई जा सके। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करने वाला है व्हाट आई फील कि कॉटन हमारी जो है तकरीबन को $20 बिलियन टेक्सटाइल हमें फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कमा के देती है। तो उसके लिए जो हमारे पास इस वक्त सीड्स हैं बेसिकली कॉटन के, वो इस काबिल नहीं है कि वो फार्मर्स को वो प्रॉफिटेबिलिटी दे सकें। यही वजह है कि आप कॉटन की यील्ड है। अच्छा राबिल, ये बताइएगा कि रिसेंटली फातिमा फर्टिलाइजर ने UNDP के साथ भी पार्टनरशिप किया है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज को लेकर, इसके बारे में जरा बताइएगा। जी थैंक यू। पाकिस्तान में फातिमा फर्टिलाइजर पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसने इन पार्टनरशिप विद UNDP अपने अलाइनमेंट की है विद द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इम्पैक्ट फ्रेमवर्क प्रोग्राम, जहाँ पे हमने अपनी कमिटमेंट की है यूनाइटेड नेशन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी अचीवमेंट ऑन अ कंट्री लेवल फॉर पाकिस्तान। इसमें अगर मैं बात करूँ तो हमने कमिटमेंट की है रिडक्शन ऑफ फ्यूल फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन, हमने बात की है रिडक्शन इन प्लांट इफ्लुएंट, हमने बात की है रिडक्शन इन ग्रीन हाउस एमिशंस, और हमने अपनी कमिटमेंट दिखाई है इंक्रीजिंग रिन्यूएबल एनर्जी पे। तो ये द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने UNDP के साथ पार्टनरशिप में ये पाकिस्तान में किया, एंड आई होप कि बाकी कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट एंटिटीज भी हमें फॉलो करेंगी और इस तरह की कमिटमेंट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स व्हिच आर क्रिटिकल नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर द वर्ल्ड, उस पर आगे अपना किरदार अदा करेंगी। ठीक है, एक क्विक क्वेश्चन मेरा रिसर्च के हवाले से भी है क्योंकि इसमें बहुत लैक करते हैं हम। हमारे यहाँ ऐसा शायद इंस्टीट्यूशन तो इक्का दुक्का है, जैसे फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लेकिन उस तरह की रिसर्च वर्क नहीं हो रहा है जैसे पर यील्ड पर एकड़ की हम बात करते हैं जिनके ऊपर चाइना जैसे ममालिक काम करें, जैसी अफजाइश वो ले सकते हैं या जैसा पैदावार वो ले सकते हैं। इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए, इस पर आप की कंपनी क्या कर रही है, विद दैट आप ओवरऑल सिनेरियो क्या देखते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में? बहुत ज़रूरी है जी, हम रिसर्च में बहुत लैक करते हैं। हमारी रिसर्च विद रेफरेंस टू, आपको नसीर साहब ने अभी बताया, क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स बिल्कुल नहीं है, टेक्नोलॉजीज में रिसर्च नहीं है, मैकेनाइजेशन में नहीं है, डिजिटाइजेशन में नहीं है, लिमिटेड एक्सेस ऑफ फार्मर्स टू फाइनेंस है। सो यू नो देयर इज अ होल प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स जहां मेरा ख्याल है कि सारे हमें एक थिंक टैंक बनाना चाहिए ऑन अ नेशनल लेवल बेसिस, जहां एकेडमिया भी हो, प्राइवेट भी हो, स्टेक होल्डर्स भी हो, गवर्नमेंट भी हो, ताकि हम अगले 15-20 साल का एक रोड मैप बना सकें साथ मिलकर। सही। अच्छा नसीर साहब से मैं चाहूँगी आखिरी सवाल कर लें। नसीर साहब, किसानों के बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं उनमें एक चैलेंज ये भी है कि उनको फेयर प्राइस नहीं मिलती उनकी क्रॉप्स की, और हर साल हम ये मसला जो है देखते हैं। आप क्या समझते हैं इसकी रीज़न पॉलिसीज़ का बार बार चेंज होना, गवर्नमेंट्स का बार बार चेंज होना है? एक तो उसका जवाब दे दें, दूसरा ये कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं एग्रीकल्चर लैंडस्केप का पाकिस्तान में? जी, जैसे आपने बताया कि ये गवर्नमेंट की जो एक स्टेबल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ओनली एग्रीकल्चर, तमाम सेक्टर्स की परफॉर्मेंस के लिए। बिल्कुल। और लेकिन आई थिंक सो कि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जहाँ पे स्टेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबली ग्रो करता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फार्मर्स के जो एग्रीकल्चर के 2 बेसिक ड्राइवर है, नंबर 1 इज पर एकड़ यील्ड एंड नंबर 2 इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस में भी ऐसे होता है। तो आई थिंक पाकिस्तान में एक प्राइस कमीशन जो है, कमोडिटी प्राइस कमीशन बनाने की जरूरत है, जो कि हर सीजन से पहले उस सीजन की क्रॉप्स की जो इंडिकेटिव प्राइस हैं
वो फार्मर्स को बताई जाए सो दैट कि अकॉर्डिंगली फार्मर्स जो है वो अपनी प्लानिंग कर पाए। नंबर 2 जो आपने किया फ्यूचर के लिए, तो ये एक जंग है जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है और आपकी जो फूड रिक्वायरमेंट्स हैं, इन दोनों को मैच करने के लिए गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को मिल के, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर ग्रोथ जब करेगा जब इन टू सेंस पाकिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ, चाहे वो रिसर्च का शोबा है, चाहे वो मार्केटिंग का शोबा है, चाहे वो इनपुट प्रोविजन का शोबा है, इन सब के अंदर जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की इंतहाई जरूरत है। और जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है एग्रीकल्चर की, वहां पे इसी तरह से काम होता है। और इसमें एक इनिशिएटिव हमने लिया है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, और वी आर वेरी मच इन, वी आर वर्किंग, और इसके ऊपर हम शोकेसिंग प्लेटफॉर्म जो है ये पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, सो दैट कि हम फार्मर्स को भी बेहतर यील्ड कैसे ली जा सकती है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन पाकिस्तान में कौन कौन सी की जा सकती हैं, दैट वुड बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर नॉट ओनली। ये बहुत सिग्निफिकेंट है और वक्त की अहम जरूरत है जिसके ऊपर आप काम करें। आप दोनों का, साहिबान का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।